व्हाट मैटर्स मोर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढेर सारे करना या डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस? शुरुआत के अंदर स्टार्ट स्मॉल विद अ लिटिल लिटिल क्वेश्चन, ठीक है। और जब लिटिल लिटिल क्वेश्चन आपका हो गया तो देन यू आर रेडी फॉर मीडियम लेवल क्वेश्चंस या नोट्स फाड़ देना या नोट्स ना बनाना, इज दिस अ चैड मूव और नूब मूव? ये सही है गलत है? देखिए, पहली बात तो ना, इंटरनेट पे इतना नॉइज है कि केवल एक वर्ड पॉपुलर हो रहा है, नोट्स फाड़ दो। आप पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो, पूरा का पूरा नोट्स आप एग्जाम टाइम पे उठाओ। बिल्कुल, इट इज नॉट पॉसिबल। डिफरेंस क्या है सर व्हेन यू वर इन कोटा एट दैट टाइम 2008 एंड नाउ कोटा के नाम पे कई सारी चीजें की जाती है मार्केट में, यार कोटा कोटा कोटा। सो कोटा उस टाइम पर क्या था और अभी के टाइम पर कोटा की रियलिटी क्या है? सिलेक्शन कोटा कैसे गारंटी कर सकते हैं? मैं कोटा नहीं कहता अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन में, मैं जयपुर से ही प्रिपेयर किया और मैं सिलेक्ट हो गया आईआईटी के लिए। आई थिंक कोटा के बिना अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बस आपको एक लोग सर्वर से एक सिंपल सा फ्रैक्शन दे देते हैं, 15 लाख में 15,000, बच्चा देख के डर जाता है 1%। एक्चुअल कंपटीशन किन के बीच है वो आप बताएंगे? which makes IIT का मैथ सेक्शन really Congratulations for clicking on the right guidance on the right video because तुम्हें चाहिए गाइडेंस अबाउट IIT JEE। सो मैंने सोचा यार IIT JEE के बारे में जानना है तो कोई ऐसा होना चाहिए जो खुद एक IITian हो, जिसने सालों से IITians प्रोड्यूस किए हो, मेंटोर किया हो, समझाया हो, बताया हो, और वो भी कोई थाउजेंड्स रैंक वाली नहीं, ऐसा कोई जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ाया हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, एंड नॉट जस्ट ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 18, 19, 24 एंड मैनी मोर, जो आज इंडिया के टॉप IITs में बैठे हुए हैं। इन्होंने सिर्फ बच्चों को नहीं, इंस्टेड इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को शेप होते हुए देखा है, बिकॉज ही स्टार्टेड हिज करियर विद बंसल कोटा एंड नाउ ही इज इन करियरविल। एंड नॉट जस्ट इन करियरविल, इन्होंने ऑनलाइन में, जब से वो ऑनलाइन स्पेस शुरू हुआ है एजुकेशन का, फ्रॉम E2s, देन अनअकैडमी, देन वाइब्रेंट, देन करियरविल, ये सारे चीजों को, ये सारे सिस्टम्स को, इस पूरी वेव को ऑनलाइन की देखा है। लेट्स वेलकम नन अदर देन मनोज चौहान सर ऑन द शो। हाय सर, कैसे हैं आप? थैंक यू अक्षय फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जब आपसे पहली बार बात हुई 1 घंटे ना, जो अपन रात को बात कर रहे थे, तो बहुत मजा आया। young at heart and grown up in mind, or about academia, about interest, about hobbies, following up the things which you really want to do, वो मुझे बहुत मजा आया और I was pretty much really excited कि उस टाइम के बाद से मेरा डिसाइड हो गया था भाई एक बार तो जरूर बात करनी है। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं आपको जब अप्रोच किया मैंने, तो मैंने सोचा कि यार सर तो इतने बिजी रहते हैं, मैं सर को कन्विंस कैसे करूंगा कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट। देन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो ऑडियंस है सर, हमारे जो बच्चे हैं, ये अभी 10th से ना बिल्कुल भोंदू बॉय, मैं इनको बोलूंगा, ये बिल्कुल भोंदू बॉय हैं। इन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में, बस इन्होंने कहीं से सुन लिया है कि यार IIT जाना है, अंडर 100 रैंक लानी है। इन्हें वो पूरा हम क्यों ना आज रास्ता बताएं कि अंडर 100 रैंक आती कैसे है, क्या करना होता है क्लास 11 से, फिर 12th में अगर कोई ड्रॉपर भी देख रहा है तो उसके लिए भी ये काफी वैल्यूएबल पॉडकास्ट है। राइट। बिकॉज वी विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट IIT, हम पहले समझेंगे सर, है ना, आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ जो भी 18 साल में आपने देखा, फ्रॉम 2008 टू नाउ 26, कैसे कैसे ये पूरा चेंज हुआ है स्पेस, क्या हुआ है क्या नहीं, एक बच्चे को क्या करना चाहिए, हर एक चीज। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा बिजी नहीं रहता। यू जस्ट हैव टू कन्विंस माय वाइफ कि हम ले जा रहे हैं आपके हस्बैंड को और ये सुरक्षित हैं। और सेकेंडली, कमिंग बैक टू योर दिस पॉइंटेड आउट कि अंडर 100 है ना, तो मैं अंडर 100 में बिलीव नहीं करता। Okay. अगर आप मेरे को जानते हैं, जो भी लोग मेरे को जानते हैं, मेरे IIT दिल्ली के बैचमेट्स, फ्रेंड्स जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, दे नो मी एज अ फिट पर्सन, दे नो मी एज कि स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने वाला, और हाँ कभी कभार पढ़ने वाला। लेकिन जो किया अच्छे से किया, ढंग से किया। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत खेलता हूँ, थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम देता हूँ और बैलेंस करता हूँ। तो मैं तो बिलीवर हूँ ही नहीं अंडर 100 रैंक का। अगर आपकी इच्छा है तो ले आओ आप अंडर 100, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपका काम इंजीनियरिंग कॉलेज से हो रहा है, तो एक अच्छे IIT, अच्छे NIT को निकाल लो, तो भी आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। बट आपकी मेंटल पीस, आपका मेंटल फिटनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सेकंड कम्स योर फिजिकल फिटनेस। बिल्कुल। अकेडमिया देर सवेर आप सक्सेसफुल हो ही जाते हो जब भी आपकी जरूरत पड़ती है। तो मैं नीड बेस्ड अकेडमिया में बिलीव करता हूँ। रादर मैं आई गिव प्रायोरिटी टू मेंटल पीस, फिजिकल फिटनेस। एंड अगर आपकी जरूरत है अकेडमिया, देखिए बहुत सारी बिजनेसेस हैं, आप खुद भी देखिए कितने बड़े कंटेंट क्रिएटर कम टीचर हैं, बिल्कुल। तो
मुझे लगता है कि आप अपने लिए अपने क्षेत्र अपनी स्किल जो है उसको खुद एक बार अपने अंदर से निकलने दीजिए और उस पर वर्क कीजिए। Okay. अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री अच्छा लगता है केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स ओलंपियाड निकालिए, टाइम दीजिए और वो हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे एक चीज इंडिया में कमी लगती है, वो ये कि बच्चे को सही टाइम पे इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाती। जैसे आपके साथ मैं इसीलिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास के बाद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट नो 11-12 तक भी आते आते कि IIT जेईई की तैयारी कई बच्चे 9 से करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, उनके पेरेंट्स सजग होते हैं, थोड़े कॉन्शियस होते हैं कि बच्चे को ओवरऑल किस तरह से गाइड किया जाए, किस तरह की चीजों से मिल जानी चाहिए 9-10 में, सो दैट ही इज मोर रेडी बेसिकली। एंड बेसिकली किस तरह से नर्चर किया जाए। सो दिस विल बी अ होलिस्टिक टॉक, है ना? Yes. नॉट जस्ट IIT दिल्ली। इफ यू आर अ स्टूडेंट, सो आपके लिए है। बाय द वे सर, यू आर फ्रॉम IIT दिल्ली, Yes. सो आप खुद IIT से हैं, अपना IIT इतने सारे बनाए हैं अरे आपने। तो वो कोई गुनाह कर दिया क्या? ये मेरी कॉलोनी गोविंदपुरी कॉलोनी जयपुर की मुझे पतंग उड़ाने से या क्रिकेट खेलने से ज्यादा जानती है एज कम्पेयर टू कि IIT इसने निकाला। शायद वो आश्चर्यचकित ही हो कि IIT कैसे निकाल लिया। ये तो पतंग उड़ाता रहता था, क्रिकेट खेलता रहता था। बिल्कुल। और बहुत शुरुआत में तो हम सितोलिया खेलते थे, जब अच्छा। हमारा नया नया मकान बन रहा था तो वहां पर सितोलिया खेलते थे, गिल्ली डंडा भी खेला है थोड़ा बहुत। हाँ, कॉमिक्स खूब पढ़ी है, बहुत कॉमिक्स पढ़ता था मैं। मतलब एक पूरी जो एक एवरेज बच्चे की लाइफ होती है, वो पूरी लाइफ रही है, आपने जी है वो जिंदगी। अरे बिलो एवरेज। टीचर्स के पास अभी पहुंचा नहीं, मैं तो अभी कॉलोनी के लोगों का बात कर रहा हूँ। इफ यू विल गो टू माय स्कूल, आई वाज नेवर अ टॉपर, नेवर। बस मैथ्स अच्छा था तो थोड़ा पढ़ता था, बाकी हिंदी इंग्लिश में तो मुझे मात्रा भी नहीं पता है। आपने सर कॉल पे मुझे बताया था कि संस्कृत आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आई कभी। आज भी आप मेरे को 7 दिन दोगे और बोलोगे कि संस्कृत का एक ऐसे आता था उस टाइम पे, स्कूल में लिखना होता था, आई कांट राइट ऐसे। मुझे वो तो पटती पटत पटती पटती पटत पटत पटामी पटाओ पटाओ, बस इतना आता है संस्कृत में। करेक्ट। एंड अ फ्यू मोर वर्ड्स। अच्छा सर, एक बारी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को, जो ऑल इंडिया रैंक आपने मतलब एक तरीके से मेंटोर करी, जो 3 बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। सो वी हैव अ स्टूडेंट आम्या सिंघल फ्रॉम 2021 बैच, देन वी हैव इस्पित मित्तल फ्रॉम 2024 बैच, and then we have Bratin Mandal 2021 batch, which is a fighter, sir। बहुत गंदे वाला। जैसा आपने बताया उसकी स्टोरी की he got TB and then सर्जरी हुई, मीनवाइल उसकी प्रिपरेशन साइड में चल रही थी। एक बार आप तीनों बच्चों में आपको क्या स्पिरिट लगती है, जो बच्चे ऑल रैंक 1 लाते हैं उनके बारे में आप बताना। भाई, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने वाले बच्चे जो है उनके अंदर एक ही स्पिरिट रहती है कि भले ही कोविड चल रहा हो न चल रहा हो, भले ही हमें थोड़ी सी हमारे ऊपर पाबंदियां हो न हो, हमारी हैबिट्स हॉबीज वो हम परस्यू करते रहे, है ना। हम जिस तरह से खेलते कूदते आ रहे हैं उस तरह से खेलते कूदते रहे, लेकिन जब एग्जाम टाइम आए या हमने कुछ तय कर लिया है कि हम इस एग्जाम को फोड़ेंगे, तो फिर उस पे 100% अपना एफर्ट पुट करना है, फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं उसमें ना। जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो फिर वो ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, वो बस उनके दिमाग में एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। बिल्कुल। और ब्रतिन की तबीयत खराब थी, यस यू आर राइट, और वी सपोर्टेड हिम एज मच एज वी कुड। और ब्रतिन के जो डाउट्स थे वो ऐसे थे कि सर इसको करने का कोई छोटा तरीका बताओ। ज्यादातर बच्चों जो टॉपर होते हैं उनको और एलिगेंट अप्रोच चाहिए। एक तो अप्रोच स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, थोड़ी थ्योरेटिकल होती है, थोड़ा सा मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। लेकिन ये लोग क्या है, मेरे से ना पूरा खेत जो है, मतलब हर सब्जेक्ट में इनकी भूख इतनी ज्यादा होती है। मैं आपको एक टॉपर बताता हूँ, उसकी ऑल इंडिया रैंक 96 आई थी, उसका नाम S से स्टार्ट होता है, ही इज फ्रॉम कोटा। वो मेरे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का लेके आया था प्रॉब्लम कि सर मेरे लिए इस तरह से मटेरियल बनाओ आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कि 10 क्वेश्चन दो और मेरा VTP बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो थ्योरी तो उसको जरूरत नहीं था, डेरिवेशंस वगैरह का जरूरत नहीं था। ही अंडरस्टूड व्हाट द कांसेप्ट इज, बट ही नीडेड सम वेरी गुड गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो देन आई फिर मैं खंगालता हूँ मटेरियल कि कहाँ से IIT रेलेवेंट हो सकता है, कहाँ से मैं खुद क्रिएट करके उसे दे सकता हूँ, सवाल दे सकता हूँ। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस में, स्पेशली कि एडवांस में ना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन उसमें क्या है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो उसमें केवल एक पार्ट, केवल एक नंबर के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, और वो -2 भी खड़ा है उधर, मतलब आपके पीछे चाकू लेके खड़ा है, पीछे चाकू मार दूंगा, तू आजा, और बस आपने अगर एक गलती करी तो 1 नंबर के लालच में 2 साफ और रैंक तो मतलब गई। बिल्कुल।
उसके लिए हम स्पेशली प्रिपेयर करते हैं बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें बच्चे को अक्सर डाउट आते हैं। कई बार वो डाउट्स जो है ना वो क्लास से क्लियर नहीं होती, क्योंकि क्लास में यू जस्ट डू डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलाज एंड ऑल, ट्रू, लिटिल क्वेश्चंस, देन यू गो टू हाई लेवल क्वेश्चंस। लेकिन जहां पर बच्चा एग्जामिनेशन के प्रेशर एनवायरनमेंट में गलती कर सकता है, वहां के लिए रेडी करना वो एक अलग गेम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज सर जो भी मैंने ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं, वो मैंने इसी अप्रोच से प्रिपेयर किए हैं कि लेट्स सपोज देयर इज अ भोंदू बॉय। तो भोंदू बॉय है, अब इसकी कंफ्यूजन कई सारी है कि भाई बहुत सारी बैचेस की बात होती है इंटरनेट पे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सबकी अपनी मार्केटिंग है, सबका अपना तरीका है बताने का कि वी आर बेस्ट। फिर बहुत सारी बुक्स की बात होती है, मॉड्यूल्स की बात होती है, मेंटोरशिप की बात होती है, कंपटीशन लेवल की एग्जैक्ट बात, जैसे कि लोग सर बस एक सिंपल सा फ्रैक्शन दे देते हैं 15 लाख में 15,000, बच्चा देख के डर जाता है 1%। एक्चुअल कंपटीशन किन के बीच है वो आप बताएंगे, एंड कंफ्यूजन कितनी है, और अंडर 100 रैंक वाला जो टैग है वो। तो इन सारी बातों पे सर आज का डिस्कशन होगा। वो जर्नी आपकी कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई एक मैथ्स एजुकेटर की तरफ बढ़ने की, एक मैथ्स टीचर बनने की, स्पेशली IIT जेईई कैटेगरी में? तो इट वाज अबाउट पॉकेट मनी बेसिकली व्हिच मेड मी अ टीचर। और मैं IIT दिल्ली में था, और हमारे काराकोरम हॉस्टल के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, एक ट्यूशन ब्यूरो करके चलते हैं कुछ होता है। Okay. तो IIT के ही थे, दो लोग थे, और दे वर रनिंग अ ट्यूशन ब्यूरो। तो ये होम ट्यूशन वो लोग प्रोवाइड कराते थे थ्रू अस बेसिकली, एंड दे यूज्ड टू मेंटर अस, थोड़ा सा बता देते थे कि ऐसे ऐसे पढ़ाना, ये चीज ऐसे, तो रेडी करते थे। तो मेरे को एक होम ट्यूशन मिला खेलगांव में, वसंत कुंज में, वहीं आसपास कालूसराय, बेरसराय, जियासराय में। फिर महिपालपुर तक भी मैं गया था। महिपालपुर थोड़ा दूर है IIT दिल्ली से। तो आसपास के एरियाज में मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट किया। दे यूज्ड टू पे प्रीटी, बहुत अच्छा, मतलब साउथ दिल्ली के हिसाब से बेसिकली। Okay. और फिर क्योंकि मैं IITian था तो मुझे और अच्छा पे मिलता था एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। तो पॉकेट मनी आना स्टार्ट हुआ। फिर कुछ बैचेस भी मिलने लग गए। कालूसराय में एक इंस्टीट्यूट था, उन्होंने मेरे को बुला लिया। फिर रोहतक वगैरह भी क्लासेस मैंने लिया है। तो हुआ ये कि टीचर तो मैं बन रहा था, पर IITian नहीं जा रहा था बाहर दिमाग से ना। तो लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दे यूज्ड टू रियली अप्रिशिएट कि सर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है बहुत अमेजिंग है, हमारे बच्चे को आप ही का समझ में आता है। हमने, क्योंकि मैं छोड़ के आ गया था कई जगह, क्योंकि अकेडमिया की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो पेरेंट्स ने मेरे को कॉल किया कि सर प्लीज आप ही आइए, वो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर मेरे को समझ में आ गया। देन फिर वो एक होता है ना कि लाइट जलती है और रोशनी हो जाती है, यार दिस इज द कॉलिंग, दिस इज द कॉल। हाँ, पर स्टिल आई वाज नॉट रेडी। बट देन देयर वाज अ सीनियर IIT दिल्ली के, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट इन व्हिच डायरेक्शन टू गो। तो मेरे पास आई हैड 2 ऑफर्स। वन वाज इन एक स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, उसको मैनेज करने का था। एक और ऑफर था, बट आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू। और तीसरा मैं कोचिंग का ही ट्राई कर रहा था। मेरे सीनियर ने मेरे को बोला यू आर सच डूइंग सो गुड, मतलब तो आप जो बेस्ट मक्का मदीना है कोचिंग का कोटा, जहां से रिजल्ट आ रहे हैं, इतना कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो ओवर देयर एंड सी कि वहां ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग कि रिजल्ट इतने, मतलब बढ़िया क्वांटिटी में, तादाद में, और क्वालिटी वाइज ही बहुत अच्छा आ रहा है। एंड बंजर क्लासेस, मैं बंजर क्लासेस तो नहीं ज्वाइन कर पाया था। 2007 में मैं करियर पॉइंट ज्वाइन किया था अगस्त के अंदर। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी, एंड वहां पर एक HR में थे और उन्होंने मेरे को बुलाया, और 5 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो गया था। आई थिंक 2 या 5 सितंबर से आई स्टार्टेड विद माय फर्स्ट बैच, और द स्टूडेंट्स वर अमेजिंग। मतलब हर एक बच्चा तोड़ू फोड़ू, और क्या क्या तो उन्होंने डाउट नहीं पूछे, क्या क्या उन्होंने ग्रिलिंग नहीं करी। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मोर देन 20 इन दैट बैच वेंट इनटू IIT। अमेजिंग। 40 में से 25। और ये मेरे करियर का पहला साल था, पहला बैच। तो मतलब खोपड़ी, मतलब बहुत तेजी से प्रोसेसिंग करने लग गई थी डेटा और क्वेश्चंस को, और बेस्ट अप्रोच आने लग गया था कि यार हाँ, अच्छा तरीका ढूंढना है बच्चे को, शॉर्ट। बिल्कुल। फिर मैं बंसर क्लासेस गया। बंसर क्लासेस मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, 25 मार्च या 24 मार्च को। तो फिर 3 साल का एक मैराथन स्टार्ट हो गया। थ्योरी बनाई, क्वेश्चंस के बेसिस पर थ्योरी रेडी की गई। क्योंकि क्वेश्चंस IIT में बहुत मिक्स टाइप आते हैं। अक्सर बच्चों को लगता है स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है, जबकि आप देखोगे कि पैराबोला के अंदर भी स्ट्रेट लाइन है। फिर पैराबोला के साथ एरिया अंडर द कर्व है, फिर एरिया अंडर द कर्व के साथ अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन के साथ इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के साथ सीक्वेंस है, सीक्वेंस के साथ फिर अपनी अलग ही कुछ और भी दुनिया है, सब इंटरमिंगल्ड। देखिए मैं आपको
और ये मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, Yes. अगर आप बहुत मेरे से डिटेल में पूछोगे, आई कैन आंसर इट मोर डिटेल बट नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो टॉपिक्स आर एंटैंगल्ड, बेसिकली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, which makes IIT का मैथ सेक्शन really difficult. True. तो उस वजह से टीचर का थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसको ऐसे बम से उड़ाना है, ये वाला क्वेश्चन इसमें तोप चलानी है, ये वाला क्वेश्चन इस पे आर्टिलरी फायर करेगी, ये वाला क्वेश्चन इसमें मिग लगेगा, है ना। तो हर क्वेश्चन का अलग अप्रोच है, और वो सारी अप्रोच आप बता दोगे ना बच्चे को, तब जाके वो बच्चा जो है वो ऐसी पोजीशन में आएगा कि ही विल बी एबल टू मेक अ किलिंग इन द एग्जाम। प्रेशर एनवायरनमेंट, 1 घंटा, लोग मैथ्स को बोलते हैं 1.25 घंटे में करो, मैं बोलता हूँ 55 मिनट में खत्म करो ना यार। केमिस्ट्री को 1 घंटा करके वहां पर 100% स्कोर करो, मैथ्स में इतने अल्ट्रा फास्ट बनो। बिल्कुल। और अभी मैं कई सारे स्टूडेंट से बात भी कर रहा था जिनका भी जनवरी अटेम्प्ट हुआ, सो दे वर आल्सो टेलिंग कि केमिस्ट्री बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर देखिए, कई बार क्या होता है, आईआईटी मेन का थोड़ा पैटर्न ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इस साल केमिस्ट्री में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए कि वो क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 4 5 ये 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रखा है 1 और 2 करेक्ट, ओके, एग्जैक्टली 2 करेक्ट या 1 and 5 करेक्ट। तो अपने आप में पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यू कैन जज कि एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल, व्हिच मेक्स द क्वेश्चन टफर देन द लास्ट ईयर पेपर। ठीक है, चलता है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और बच्चे अक्सर और पेरेंट्स अक्सर ये भूल जाते हैं कि रिलेटिव है ये। व्हाट यू आर फेसिंग, एवरीबॉडी एल्स इज फेसिंग द सेम क्वेश्चन, डूड कम ऑन। कुछ ऐसा इनजस्ट नहीं हुआ है किसी इंडिविजुअल के साथ, होता ही नहीं है। इनजस्टिस तब होता है जब पेपर लीक हो जाता है, जब हैकर आ जाते हैं, जब 720 में से 720 100 लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। दैट इज थोड़ा वो पता है, इंटेलिजेंट बच्चों को ये ज्यादा हर्ट करता है, ट्रू, है ना। और जिसने बहुत मेहनत करी होती है, जिसने ब्लड एंड स्वेट लगाया हो, और फैमिली ने उसे इतना सपोर्ट करने के लिए कहाँ से पैसे अरेंज किए हो, तो वो थोड़ा जिसका सर पूरा मिशन ही वही बन चुका है, मेरे को गड़बड़ लगता है। वो थोड़ा सा गवर्नमेंट शुड लुक, एंड आई वोंट हेजिटेट टू से, मुझे थोड़ा नेगेटिव हो सकता है कि अरे सर, मुझे लगता है कि आईआईटी की जो एग्जामिनेशन फीस थी मेरे टाइम पे 500-600 थी, आज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। आप सोचो 22-23 साल हो गए, 24 साल हो गए, आप इन्फ्लेशन क्या होता है, आप क्या, और आपको करना ही पड़ेगा। जो टेस्ट टेकर्स हैं, दे वांट जेन्युइन रिजल्ट भाई, साफ सीधी बात है भाई। आप वोटिंग में कर लो, इधर उधर कुछ भी कर लो, वोटिंग मशीन जो भी होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन टेस्ट में आप नहीं करो तो अच्छा रहेगा, भले 2 पैसे ज्यादा ले लो यार, है। टैक्स अपन कम ले लेना, ठीक है, टैक्स ज्यादा लेना, लेकिन आप फेयर एग्जाम होना बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। बिकॉज वही वाला डायलॉग मुझे याद आता है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, बट देश का फ्यूचर डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स, कि यार उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। सर, डिफरेंस क्या है सर, व्हेन यू वर इन कोटा एट दैट टाइम 2008 एंड नाउ कोटा के नाम पे कई सारी चीजें की जाती है मार्केट में कि यार कोटा। सो कोटा उस टाइम पर क्या था, और अभी के टाइम पर कोटा की रियलिटी क्या है? क्योंकि हमने देखा कि एडमिशंस कम हो रहे हैं, बच्चे कम जाने लग गए हैं कोटा में, और ऑनलाइन भी काफी शिफ्ट आ रहा है, वो कोटा का जिस्ट लेकर के ऑनलाइन भी आया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो आपको क्या लगता है, मतलब कोटा वाले पॉइंट पे, कि बच्चे का क्या सिलेक्शन कोटा ही गारंटी करता है? नहीं, मैं सिलेक्शन कोटा कैसे गारंटी कर सकता है? मैं कोटा नहीं गया था अपनी आईआईटी के प्रिपरेशन में, मैं जयपुर से ही प्रिपेयर किया और मैं सिलेक्ट हो गया आईआईटी दिल्ली में। और मेरे स्कूल के काफी बच्चे सिलेक्ट हुए, तो दे डिडंट वेंट टू कोटा, जो 12th के साथ सिलेक्ट हुए। तो कोटा जाने की जरूरत है अगर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, आपके पास टाइम है, यू हैव दैट मच, गोला बारूद असला, पैसा भी तो चाहिए होता है भाई, ऐसे फ्री पॉकेट में तो ना। ट्रेन का टिकट भी कोटा का, उसका पैसा लगता है भाई, ट्रू, और रहने खाने का तो अलग ही। तो दोज हु कैन अफोर्ड, और उनको लगता है कि हाँ उनके कुछ मतलब अच्छे से सिद्ध हो जाएंगे, उनका फायदा होगा, दे शुड गो, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि वहां पर जो टीचर्स है ना, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको बहुत ही अच्छे टीचर्स मिलने का आपका रहता है वहां पर, है ना, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई कोटा इज कोटा। और आई थिंक कोटा के बिना अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बस आपको एक कमरा, एक खाली कमरा, एक स्टडी रूम जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर आप पढ़ पाओ, ऐसा एनवायरनमेंट, एक टेबल चेयर चाहिए, और खूब सारे क्वेश्चंस आपको लगाने 2 साल तक। बिल्कुल। इफ यू आर गेम देन यू कैन किल, मतलब आप गेम कर सकते हो एक कमरे के अंदर, बस आपको वो कमरा ढूंढना है, दैट्स इट। एग्जैक्टली। वो कमरा है आपके पास, है तो कहीं से भी कर लो। और जहां तक अंडर 100 की भी बात है, तो मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसका नाम एन से स्टार्ट होता है, ही इज ऑल इंडिया 4th रैंकर, ठीक है। तो वो भी कोटा नहीं गया था,
अच्छा, तो सर ये आपने बहुत अच्छा डिकोड कर दिया। एक वन लाइनर अगर मैं बोलूं तो माई कमरा इज माई कोटा, ये बच्चों के लिए बिल्कुल सच हो सकता है। आपकी लाइब्रेरी छोटी मोटी लाइब्रेरी चाहिए होती है इसमें, बिल्कुल। मतलब मेरे ख्याल से आपके मॉड्यूल से और आपकी जो नोटबुक है, आपके जो नोट्स है, उससे काम हो जाता है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा काम हो जाता है, मतलब बहुत तगड़ा। जेई एडवांस के 20 साल के क्वेश्चन कर लो आप। आज भी मैं पाई पे चार बातें बोल दूं ना तो लोग चार पाई पे ही समझ रहे हो ना। सही बात है, सही बात है। हाँ। अच्छा सर, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ मजेदार, कुछ ऐसा किस्सा हो जो बंसल क्लासेस का, क्योंकि बंसल क्लासेस एंड बंसल सर के बारे में बहुत सारी बातें इंटरनेट पे होती है, Yes. कुछ ऐसी बात जो बहुत ही बच्चों को जाननी हो, वो सर्च करते रहते हैं ना बंसल सर के बारे में, थोड़ा आप कुछ बताइए कोई किस्सा ऐसा। तो बंसल सर के साथ मैं, जैसे एक डिपार्टमेंट मीट था तो उसमें बंसल सर बैठे हुए थे और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मैं नए आया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्टिंग के चैप्टर होता है, तो बात कर रहे थे कि कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे पढ़ाओगे, और मैं और कई टीचर्स बैठे हुए थे। तो आई पास्ड ऑन माय टीचिंग नोट्स जो सबके पास होते थे, पर मैंने प्रिपेयर कर रखा था और मैंने प्रिपेयर करके कुछ ब्लू पेन से मार्क कर रखा था वहां पर। तो सर बताने लगे कि ऐसे से आप बताना जाके क्लास के अंदर, ऐसे से बता देना है ना, ये बातें कर लेना ऐसे। फिर उन्होंने देखा कहीं पर एक क्रॉस साइन करके मैंने कर रखा था, तो उन्होंने ये किसके नोट्स है, whose notes are these, मैंने कहा सर मेरे नोट्स हैं। तो उन्होंने कहा ये आपने काट रखा है यहाँ पर, ये गलत है। मैंने कहा नहीं सर, आपका मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था बंसल के नोट्स में, जो मैंने लिखा है वो सही है सर, है ना। तो उन्होंने कहा जहां तक बंसल क्लासेस का सवाल है यही पढ़ाया जाएगा। तो मैंने कहा लेकिन सर एनसीईआरटी में अलग दे रखा है। ओके। लेकिन उनका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा था। तो उन्होंने 0 से 2 पाई पे क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया था क्योंकि आईआईटी में सवाल इस तरह के आते थे। ओके। और एनसीईआरटी का आईआईटी से बहुत ज्यादा कोई अच्छा ताल्लुकात तो है नहीं। एनसीईआरटी 11th क्लास से आप आईआईटी नहीं सेलेक्ट कर सकते, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। तो एनसीईआरटी में ओपन इंटरवल दे रखा था। ओके। तो मेड अ लॉट ऑफ सेंस, मतलब ठीक है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि मेरे को ये दोनों बातें पता है कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है और क्वेश्चन कैसे आते हैं आईआईटी में। आप समझ लो, टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि हर किताब में ये, उस किताब में उस पन्ने पर वहां पर ये दे रखा है जो कि मिलता जुलता नहीं है सवालों से जो आईआईटी में आते हैं। बिल्कुल, नॉलेज। बिल्कुल। तो दिस वाज अबाउट बंसल क्लासेस। बंसल क्लासेस के सर बारे में कुछ अलग, मतलब वो तो पायनियर थे वहाँ कोटा में ये चीज के बारे में, कुछ ऐसी बात बंसल सर के बारे में जो आपको लगती है, जैसे आपने बताया कि वो उनका एक पहले से ही पर्सपेक्टिव क्लियर था कि वो आईआईटी पर फोकस है, ना कि एनसीईआरटी क्या लिख रहा है और कोई और क्या लिख रहा है, क्या बना रहा है अपनी किताबों में। मैं कई बार देखता था, कई बार बच्चे आते थे टीचर्स की कंप्लेन लेकर के कि हमें नहीं पढ़ना, तो बंसल सबसे पहली चीज बोलते थे, तू पहले इधर आ और अपनी जो होमवर्क कॉपी है उसे मुझे दिखा। अगर वो पूरी हुई तो मैं तेरी बात सुनूंगा, नहीं तो मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, तेरे मम्मी पापा की बात नहीं सुनूंगा। तो ये उनका था कि भाई चलो ठीक है, आपको कम बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, नथिंग रॉन्ग इन दैट। देखो मैं भी अगर लेक्चर लेता हूँ तो एक पॉइंट के बियॉन्ड जो है वो चिड़िया उड़ भैंस उड़ होने लगता है। सही बात है ना। जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में आप अगर मान लो मैं सम ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट तक जा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ तो वो जो है कारवा बढ़ता गया, लेकिन कुछ लोगों का जो है उड़ता गया। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो है, फैक्ट है वो। और अगर मैं एडवांस तक नहीं पहुंचूंगा तो फिर मैं अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा रहा हूँ, ठीक है। और वो मैं नहीं करूंगा कभी, ठीक है। वो अपन उसमें कॉम्प्रोमाइज 1% नहीं कर सकते। तो और स्टूडेंट्स को मैं समझाता हूँ, देखो किसी भी सब्जेक्ट का आपको 100% समझ में आ जाए तो फिर आपकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की आएगी, फिर उससे कम नहीं आएगी। सही बात है। आप मेरा सीक्वेंस सीरीज का मैं आपको लेक्चर दिखाऊंगा अभी फुर्सत में कभी। तो सीक्वेंस सीरीज में मैं ओलंपियाड तक जाता हूँ, ठीक है। ओलंपियाड के भी जो टीचर्स हैं, जिस क्वेश्चन को गलत बता रहे थे वो क्वेश्चन सही था, वो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया। ओके। आईआईटी के अंदर, आईआईटी में करा दिया ओलंपियाड का क्वेश्चन और बता दिया कि देखो ऐसे से वो सर थे और बहुत सारे लोगों ने गलत बताया कि सवाल गलत है, कि सवाल सही है, और दो मेथड बता दिए, एक मेथड भी नहीं हटा, ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि आपको सारी बातें समझने की आवश्यकता भी नहीं है आईआईटी क्लियर करने के लिए, आपको बहुत कम बातों में काम हो जाएगा। बिल्कुल। अरे आईआईटी कट ऑफ है कितनी, 30%, 35%, रैंक आ जाएगी 40-50% पे। तो फिर आपको सारी बातें नहीं समझनी, लेकिन आपको हाँ एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, कम से कम इतना बेसिक, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को आनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बैलेंस रखना है, और 6 घंटे का टाइम है यार, 100 नंबर तो लेके आ भाई। बिल्कुल। एंड प्रिपरेशन इज वेरी पर्सनल, है ना, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है, कौन सा नहीं, उसके अकॉर्डिंग। सर आवर नेक्स्ट राउंड इज
चैड वर्सेस नूब मूव कि कई सारे मूव बच्चे गलत ले लेते हैं, कई सारे मूव बड़े स्मार्ट होते हैं। तो मैं कुछ बातें बोलूंगा, आप बताना कि क्या चैड है क्या नूब है। सो सबसे पहले जो मैं बहुत दिनों से एक आईआईटी के टीचर से ही पूछना चाहता था ये सवाल कि नोट्स फाड़ देना या नोट्स ना बनाना, इज दिस अ चैड मूव और नूब मूव, ये सही है गलत है? देखिए, पहली बात तो ना, इंटरनेट पे इतना नॉइज है कि केवल एक वर्ड पॉपुलर हो रहा है, नोट्स फाड़ दो। आप पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो। तो लोग क्या करते हैं भी, क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा, रील आ गई है, कुछ यूट्यूब का भी छोटा सा होता है ना वीडियो, हाँ शॉर्ट्स, शॉर्ट्स वो आ गया है। पीपल ओनली वॉच दैट शॉर्ट, दे डोंट सी द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। तो पहले तो आप एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ लो। अब जैसे मैं खुद नोट्स तो बनाता ही था, और लेकिन मैथ्स में नोट्स बना के क्या करोगे आप? मैथ्स में तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसे कहते हैं ना अपन, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, या मेमोरी मैप्स बोल सकते हो, या अपने लिए एग्जामिनेशन टाइम पे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, जो एग्जाम से पास आ जाए, टर्म टेस्ट पास आ जाए, या मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट पास आ जाए, तो रिवीजन में हेल्प हो। ऐसे टूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। पूरा का पूरा नोट्स आप एग्जाम टाइम पे उठाओ, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों डूड? सर कितनी कॉपियां बन जाती हैं भाई आईआईटी मैंने भी करते करते। हाँ जी, तो वो सारे नोटबुक्स तो आप उठा करके आप कैसे रिवाइज करोगे? तो यू हैव टू समराइज देम, उसको समराइज करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन उठाने की जरूरत है। अब आप बोलो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रिवाइज कर रहा है बच्चा, आईआईटी मेन का एग्जाम पास आ गया, हट। तो आप समझ लो ना, तो सम थिंग्स दे स्टे हियर ऑलवेज, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बच्चा नहीं भूलता, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो उन सबको थोड़ा रिवाइज करना होता है। यू हैव टू रिवाइज वेरी कंसाइज, वेरी स्मॉल पोर्शन, और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रहे। सर मैंने भी जैसे ये नोटिस किया है, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो जेई वाले हो या नीट वाले हो, मेजर टाइम ना वो नोट्स बनाने में वेस्ट कर रहे होते हैं। ये चीज देखी है मैंने, मतलब वो नोट्स बहुत बढ़िया से बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये भी 9th-10th का एग्जाम है, और पहले वो हेडिंग प्यारी सी डाल रहे हैं, टाइप्स ऑफ लिख रहे हैं, फिर उसके एग्जांपल्स लिख रहे हैं, सॉल्यूशन भी लिख रहे हैं पूरा बैठ करके। तो वो तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट में आ जाएगा। लेकिन मैं रोकता नहीं हूँ। जैसे मैं बंसल में वाइब्रेंट में पढ़ाया है ना, 200 बच्चे बैठते थे क्लास में, है ना, ऑफलाइन के अंदर। तो मैं देखता था लड़कियों को कि बहुत सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाती थी, और बहुत अच्छा, मतलब दे यूज्ड टू परफॉर्म आल्सो वेरी वेल। ओके। और मोस्टली मैंने देखा है कि वाइब्रेंट में, बंसल में जो लड़कियां हैं, उनके नोट्स मैं फोटो स्टेट शॉप पे रखवा देता था, सो दैट अदर बैचेस के बच्चे भी जो है वो फोटो स्टेट शॉप से नोट्स कलेक्ट कर पाए। लेकिन नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। नोट्स में कुछ लोगों की आदत होती है कि पिंक से अपन ने टाइटल डाला, फिर ब्लू से अपन ने लिखा कैलकुलेशन और रफ वर्क वगैरह इस पेन से किया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, वो आप करो, ठीक है। वो आपको साल भर करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप नोट्स बना रहे होते हो ना, जब आपका हाथ चल रहा होता है, राइटिंग चल रही होती है, तो एक आपका अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहता है क्लास के अंदर ना। नहीं तो अदरवाइज कुछ बच्चों ने मेरे को बोला, सर च्युइंगम चबाऊंगा मैं तो 1.5 घंटे, क्योंकि सर 1.5 घंटे तो मेरा है ही नहीं बैठ सकता। कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग रॉन्ग। मैंने कई बार बंसल वाइब्रेंट में बच्चों को अलाउ किया है, आप च्युइंगम चबा सकते हो ऑफलाइन में, ठीक, क्लास के अंदर। लेकिन आप बैठोगे लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर, मतलब बीच वाली जगह पे नहीं बैठोगे, इधर बैठो उधर बैठो, क्योंकि मेरा सामने ध्यान जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। और नोट्स बनाने चाहिए ताकि आप अटेंटिव रहो थ्रू आउट द क्लास, है ना। अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जिस पे भी आप कर सकते हो। तो मैं ये करता है, नोट्स बना लिया आपने, लेकिन अब आप मेरे भाई ट्राई तो करो अच्छे क्वेश्चंस। वो आपको थोड़े से रफ वर्क में करने, या डिपेंड करता है बच्चे पे। कई अमीर बच्चे होते हैं तो उनकी तो रफ कॉपी भी महंगी वाली आती है। अपन तो क्या, वो रफ कॉपी अपनी वो जो बिल्कुल वो एकदम ब्लूइश ब्राउन टाइप की किताब, और 3 रुपए वाली पारा साइज जेल। पारा साइज जेल, तो उससे अपन नोट्स रफ क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उन क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर अगर आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन लगता है तो उसे मार्क करके रखो एंड सेव इट फॉर फ्यूचर। ओके। तो देन योर नोट्स स्लोली बिकम थोड़ा सा नॉट सो यूजफुल। बट ये जो आपका नया पैकेट तैयार हुआ है, ये आपका छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात। ओके। एक सेपरेट नोटबुक समरी चैप्टर की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल। फिर टेस्ट भी आप देते हो, वहां से भी अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं। वहां आपको ये आइडिया लगता है कि यार प्रेशर एनवायरनमेंट में मैं ये नहीं कर पा रहा, फिर आप वापस बड़ी नोटबुक उठाते हो, बड़े साहब छोटे साहब, है ना। तो बड़े साहब उठाते हो, फिर छोटे साहब को थोड़ा और ठीक करते हो, यही है। तो बड़े साहब वाला अच्छा आपने डायलॉग यूज कर दिया। आजकल तो ट्रेंडिंग है। मैं मूवी देखने गया था, ये अच्छा। जबरदस्ती दिखा दी।
चलिए, नो कमेंट्स ऑन दैट। ये मूवी रिव्यू नहीं है। मूवी रिव्यू नहीं है। तो सर, जैसा बात करी हमने नोट्स की, तो मैंने भी बच्चों की हेल्प करने के लिए क्या किया, जो आपने बताया वो कोटा वाला कॉन्सेप्ट, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर बच्चा कोटा नहीं आ सकता। तो मैंने भी क्या किया, कोटा के जो मतलब जो अच्छी बैच में जो टॉप वाली बैचेस होती हैं, उनके स्टूडेंट जो थे, जिनकी पोस्टर बॉयज रैंक आई है, तो उनके नोट्स मैंने मंगवाए, मतलब उनसे सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ भेजा उन्होंने। तो पीडीएफ मैंने लेकर के प्रॉपर पूरे सिलेबस का, उसमें एक टॉपिक भी नहीं मिस है, वो मैंने पीडीएफ कॉपी बच्चों को प्रोवाइड करा दी है। तो पढ़लेक्चर.com पर जाकर के हमारी वेबसाइट पे कोई भी कोटा के वो नोट्स ले सकता है, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो। सो आपके यहाँ क्योंकि आप अवेलेबल है, तो आपकी वजह से एक IIT-D का कूपन कोड दे देता हूँ मैं, जिससे उसको 50% ऑफ पर वो चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट सर, वही अपना चैट वर्सेस नूब मूव में सवाल ये है कि बहुत सारी ऑनलाइन बैचेस बच्चों के इस समय सामने खड़ी हुई हैं, जो बच्चा 10th से पास आउट हुआ है कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। कई सारे तो चलो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, आई ऑलवेज से कि यार तुम चले जाओ ऑफलाइन में, है ना। ऑफलाइन तो एनी डे इज बेटर देन ऑनलाइन, क्योंकि वहां पर एक अटेंशन मिलता है, कंपटीशन फील होता है, एक रियलिटी चेक मिलता है। आप जाकर के ले लो, एनरोल कर लो। बट अगर पैसे नहीं हैं, तो वो बच्चा फिर कंफ्यूज होता है कि ऑनलाइन में इतनी सारी बैचेज हैं, सब क्लेम कर रहे हैं कि हमारे टीचर बेस्ट हैं, हमारे टीचर ये हैं वो हैं, और हमारे ही यहाँ से पढ़ो, हमारे रिजल्ट हैं। कोई अपनी दूसरी मार्केटिंग स्किल्स के बेसिस पर बच्चे को कन्विंस करने में लगा हुआ है। तो क्या इस गलती के चक्कर में ना बच्चे कई सारे टू मैनी बैचेस में और करते हैं कि ये इससे पढ़ लूंगा, वो उससे पढ़ लूंगा, डाउट उससे क्लियर कर लूंगा। तो ये टू मैनी बैचेस वाला कैसा मूव है, मतलब गलत मूव है या सही मूव है? देखो, एक तो पहली चीज, आपको लगता है कि ऑफलाइन बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो बड़े इंस्टीट्यूट्स में क्या है कि बहुत अच्छे, अगर आपको डे 1 से 9 10 से जुड़े हुए हो, तो आपको बहुत अच्छा बैच मिल जाएगा, बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहीं पर क्या है कि जैसे एक बच्चा है, उसको मैथ्स पे वर्क करना है। मैं आपको इप्सित का ही बताता हूँ। इप्सित वाज लर्निंग फ्रॉम एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत आई, तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 0 से हीरो बनाया था। मतलब बिल्कुल तू और मैं, हम दोनों जा रहे हैं, है ना, ससुराल गए, वहां से ये हुआ, तो इस तरह से अपने केसेस गिनना स्टार्ट किया। और जब हम एंड पे पहुंचते हैं, तो एंड पे पहुंचते पहुंचते आप यकीन नहीं मानोगे, ये तो कोई नहीं पढ़ाता। बेल नंबर पे आता हूँ मैं, बेल नंबर, पार्टीशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास से जो पार्टीशन बनते हैं उससे जो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, वहां तक पहुंच जाता हूं मैं। तो बच्चा मतलब वो फैल जाता है, कई काफी लोग तो लेट जाते हैं, मतलब ठीक है। लेकिन जो बच्चा, जैसे जिसकी फर्स्ट रैंक आनी है, उसको ये कंटेंट नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपको बेस्ट टीचर से पढ़ना है। और अगर आप, इफ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इंटरनेट, बाय नॉइज आउट देयर, तो फिर आपको बेस्ट टीचर्स अगर लेने हैं तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे बेस्ट टीचर्स। हाँ, लेकिन अगर आप किसी टॉप बैच के अंदर पहुंच जाते हो ऑफलाइन में, तो उससे बेटर तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपके एडजेसेंट बैठा हुआ है ऑल इंडिया 8th रैंक, 11th रैंक, 30th रैंक। वो एनवायरनमेंट आपको घर पे नहीं मिल पाएगा। ये आपकी पहली बात तो सही है। दूसरा आपका बात था कि बैचेस, मल्टीपल बैचेस। देखो अक्षय भाई, मल्टीपल बैचेस तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप लोग आप, और क्योंकि सैंपल लेक्चर्स भी अवेलेबल है ना, यू कैन गेट सैंपल लेक्चर्स। आपको मैथ्स के कोई टीचर हैं, आपने देखा उनको, वो किसी इंस्टीट्यूट में, आपने कहा यार ये बढ़िया है यार, ठीक है, तो आप टेक दैट। आपको फिजिक्स अच्छा लगा, वो भी सेम इंस्टीट्यूट में, तो फिर तो शॉर्टलिस्ट ही हो गया है ना। बिल्कुल। केमिस्ट्री भी आपको अगर बैठ गई आपका मामला, क्योंकि जनरली हर एक इंस्टीट्यूट के 1 या 2 बैच होते हैं, तो आप बैठ गए ना, ठीक है, कूल। लेकिन फिर आप विद इन 15-20 डेज आप दूसरा भी बैच लेना चाहते हो, और अब आप ये वहां से वो वहां से, और टाइम टेबल की आपके दिमाग में ऐसे हो रखी है, तो वो मत करो आप, ठीक है। स्टिक टू इट, है ना। 6 मंथ्स तक आपको थोड़ा परसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए, लगे रहना पड़ेगा। और ये लगे रहना है ना, केवल इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि अरे सर ने स्टार्टिंग में बहुत हल्का पढ़ाया था, तो मेरे को समझ में आ रहा था, तो मैं लाइक कर गया और मैंने पढ़ लिया। अरे भैया, IIT का मामला हल्का हो सकता है क्या? सही बात है। IIT इज द ओनली एग्जाम जो 22 साल की एज में आपको 4 करोड़ का पैकेज देता है, ठीक है। पूरा सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज इट ना। और 22 में नहीं देगा तो 26-27 में देगा, जो भी टेक साइड बहुत हैवी HFT टाइप से चला गया। एनीवेज, माय पॉइंट इज कि आप हल्के मटेरियल को एज अ सैंपल देख करके इंस्टीट्यूट प्लीज मत ज्वाइन करिए। एक्चुअली आपको ये देखना होगा कि वो एक कंप्लीट चैप्टर का पूरा सैंपल देखना पड़ेगा, ठीक है। और कई लोग के फिर एंड तक आते थे, जैसे मैंने बताया, तोते उड़ जाते हैं। फिर आप
फिर आपको जो पसंद है फिर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सर कहीं ना वहीं पे वो कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है। राइट। तो ये भी मेरा एक सवाल है सर कि जैसे लोग बोलते हैं 15 लाख में 15,000 का सिलेक्शन, 1% वाला रेशियो, आपको क्या लगता है एक्चुअल कंपटीशन किसमें है? नहीं भाई, इतना कंपटीशन है नहीं जो आपको लगता है ना। नो, एवरीबॉडी कांट बी योर कॉम्पिटिटर। हर कोई ग्रेट खेलता है, मैं ग्रेट खेलता हूँ, वो ग्रेट खेलता है, वो ग्रेट खेलता है, वो भी पूरा इंडिया ग्रेट खेलता है। सही बात है। तो अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो पूरा 150 करोड़ हो गया क्या आपका कंपटीशन? ऐसा थोड़ा ना होता है। अरे कोई टेनिस की बॉल से खेलता है, कोई शौक के लिए खेलता है, कोई सड़क पे खेलता है, कोई अपने पिकनिक पे खेलता है। बिल्कुल। कितने लोग सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर जो पिच है वहां पर आकर के कितने लोगों ने खेला, वो बताओ मेरे को। दैट इज योर कंपटीशन। तो एसएमएस स्टेडियम में आप गए नहीं हैं, आपने वो जो चक्कर लगाना होता है एसएमएस स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का, उसके चक्कर आपने 10 चक्कर लगाए नहीं। बिल्कुल। तो आप तो फिर उसके अलावा तो आपका कोई कंपटीशन है नहीं ना, केवल उन्हीं को गिनो रेलेवेंट को। तो जेई में बाकी तो मतलब भीड़ है एक तरीके से। भीड़ बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा घर वालों की साइड से भी होता है कि देख लो, इंजीनियरिंग तो करना ही है। इंजीनियरिंग इज अ डिसेंट ग्रेजुएशन, है ना। डिसेंट ग्रेजुएशन मान ले। बीएससी बीकॉम से थोड़ा सा ऊपर मानते हैं हमारे इंडिया में बीटेक को। ठीक है। आपका स्किल वाइज फिर अलग फिर डिस्कशन चला जाएगा, पर इन जनरल बीटेक इज अ ओकेश स्टेटस सिंबल वाला भी तो फंडा रहता है ना यहाँ पर कि क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है। अभी किसी से अगर ग्रेजुएशन नहीं, अगर पापा बोलेंगे कि बीए कर रहा है तो बड़ा, अरे बीए बीए ओके। तो ग्रेजुएशन में बीटेक इज थोड़ा ठीक ठाक सा। तो मैं ये कह रहा था कि एवरीबॉडी कांट बी योर कॉम्पिटिटर। तो आप खुद एनटीसी, जैसे मैं एनटीसी क्लियर कर लिया तो हर कोई मेरा कंपटीशन थोड़ा ना है। बिल्कुल। ठीक है। तो उस सेंस में आपका कंपटीशन बहुत लिमिटेड होता है और आप बहुत इंप्रूव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये 2 साल है ना भाई, क्या करेगा, कितना पतंग उड़ाएगा, कितना क्रिकेट खेलेगा, 4-6 घंटे तो पड़ेगा ना। सही बात है। इतना पढ़ के हो जाता है ठीक ठाक, और फिर और मन लगे फिर और बढ़ा लो, और क्या। बिल्कुल। अपने हिसाब से बढ़ा लो, जितनी भूख उतना पैसा। बिल्कुल। या उतना मतलब जो भी है रिजल्ट। यस, रिजल्ट। सर नेक्स्ट इज जो आपने बोला 4-6 घंटे वाली चीज, कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी 4 घंटे से भी कम कर रहा है तो वो मतलब उसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मेजरली आजकल बच्चों का टाइम चला जा रहा है लेक्चर्स देखने में ढेर सारे। वो एक चैप्टर यूट्यूब से पढ़ता है, अपनी बैच से पढ़ता है, फिर वो देखता है अच्छा उस टीचर की वो वाली रिकॉर्डिंग मुझे डीवीडी में मिल गई या सीडी में मिल गई है, ये हो गया वो हो गया, फिर वो वहां से भी पढ़ता है कि कोई कंटेंट मिस हो गया मैं अपने नोट्स में नोट कर लूं फटाफट से। अच्छा, तो सेल्फ स्टडी वो कैसे बढ़ाए अपना टाइम? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि जो अपन पहले भी बात की थोड़ी देर कि प्लीज स्टिक टू वन कोर्स, वन सेट ऑफ टीचर्स, एंड कम से कम 6 महीने तक फॉलो करो। ठीक है। और प्लीज डबल चेक कर लें आईआईटी मेन के क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज, डे 1 से पहला चैप्टर उसके सारे मेन के और एडवांस के क्वेश्चन। वही मेन के आप 2025 के 20 पेपर हुए हैं तो वो कर लो, एडवांस के जितने भी आए सब कर लो, और 3-4 चैप्टर्स तक आप फॉलो करो। ठीक है। okay. जब तक आप लेक्चर में डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक नहीं डिलीवर करोगे, बच्चा एडवांस का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। वो लॉग का कर लेगा, कंपाउंड एंगल कर लेगा, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज आते आते वो समझ जाएगा भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये नहीं है वो नहीं है। तो देन यू रियलाइज कि हाँ ठीक है। और जो आपकी बात है कि आईआईटी इज अबाउट सेल्फ स्टडी, हाँ सेल्फ स्टडी कैसे बढ़ाएं, तो सेल्फ स्टडी जैसे ही आपको देखो बेयर मिनिमम तो करना पड़ता है, आपको होमवर्क करने में टाइम लग जाएगा, फिर आप सोचो कि आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 3-4 चैप्टर तो आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए। फिर मॉक टेस्ट आएंगे तो मॉक टेस्ट से 4 दिन पहले एक ओवरऑल होगा पूरा, उसके लिए टाइम चाहिए। तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में 4 घंटे चल जाएगी, ठीक है, लेकिन जैसे 3 महीने होंगे फिर आपको इसी 4 को 7 करना पड़ जाएगा। तो ब्रेक कर लो थोड़ा सा। ऑन एन एवरेज लेक्चर्स का टाइम डेली बेसिस पे फॉर अ 2 ईयर आईआईटी या नीट का प्रोग्राम मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे एवरेज, क्योंकि डेली की बात कर रहा हूँ। और सेल्फ स्टडी का टाइम 7 to 8 आवर्स, गिवन कि आपकी क्लासेस हुई हैं आज, और अगर नहीं हुई है तो फिर आप 12 घंटे 10-12 घंटे तक पढ़ो। मतलब ये करना पड़ेगा आपको डे 1 से, ये आप ऐसा मत लो कि यार नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। मत करो डे 1 से, कोई डांटने थोड़ा ना आ रहा है। वो तो आपको करना है तो करोगे, नहीं करना है तो फिर उसका अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 10th क्लास के जो टॉपिक्स है उनको आप थोड़ा सा अच्छा कर लो। तो आपका क्या है, स्टार्टिंग में एक बैरियर होता है, वो आपको थोड़ा छोटा लगेगा और आपका मन करेगा, क्योंकि सारा खेल क्या है, मोटिवेशन का, नंबर्स, क्लास में चैंपियन वाली इमेज, और ये चैंपियन है भाई, इसको आता है यार, बढ़िया। तो वो तब आएगा जब आप 10th क्लास की जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से समझ के आप 11th क्लास एंटर करोगे।
तो वो आपको एक नॉच ऊपर कर देगा आपके बाकी कंपटीशन से। आपको बैच में लोग आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे, यार ये बढ़िया है यार, एंड दैट इज ओनली बिकॉज आपने 10th क्लास का एक बार रिवाइज करके आप आए। सर इस बार तो 10th का ना मैथ्स का पेपर, ही वाला मैथ्स जो था, तो मैथ्स का पेपर काफी वो आ गया कि बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उस पे कि यार इतना टफ पेपर नहीं देना चाहिए था। नहीं, देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आप काफी जगह ये भी नैरेटिव सेट हो रहा था कि 15 दिन में हम पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन करा देंगे। अरे मोरी मैया रे राम है, बच्चा जो है उसको क्या क्या बना दोगे? कल तुम बोलोगे कि 2 दिन में तैयारी करा दूंगा, पूरे 100 नंबर 2 दिन में आ जाएंगे। बिल्कुल। फिर तुम बोलोगे सुबह 4 बजे आ जाना और सुबह 10:30 बजे पेपर देना। सुबह 4 बजे से तैयारी कराऊंगा, 9 बजे तक तैयार हो जाएगा, 10:30 पेपर देना। ये क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस? दिस शुड बी स्टॉप्ड। कि मतलब एक गलत एक ट्रेंड सेट हो जाता है कहीं ना कहीं। इस पर सर मैंने भी बोला था, तो बट वही है ना कि बच्चे थोड़े से ना, हमें वही चाहिए। जैसे पॉडकास्ट में यहाँ तक भी जो बने होंगे वो वही बने हैं। आपको मैं सच बता रहा हूँ, जिस लेवल का हमने डिस्कशन किया है कि वही बच्चे यहाँ तक बने हैं जो ब्रेन वॉश नहीं है, जो एक्चुअल में सुनने को रेडी हैं, जो सच्चाई है। वरना जो वो अपीजिंग वाली चीज सुनना चाहते थे वो तो पहले हट चुके हैं, क्योंकि उनको कुछ और सुनना था कि ये कर लो वो कर लो, अरे 3 घंटे में करा दूंगा IIT, वो वाली चीज उन्हें सुननी थी। अभी मैं सुन रहा था कि कुछ किसी ने YouTube पे मैं देख रहा था कि कठोर वचन जो है वो सुनना बहुत बुरा लगता है ना? और जो मीठे वचन है वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। इट इज सो ट्रू। आपको अगर व्यूज चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ आजकल पिक्चर्स के रिव्यूज, पॉलिटिकल ओपिनियंस, इन सभी को पता है किस तरह से बतलाया जा रहा है? स्टोरी टेलिंग की जा रही है। ठीक है, अरे आप न्यूज दे रहे हो, आप न्यूज बताओ कि ऐसे ऐसे अटैक हुआ और फलाना फलाना वेपन्स यूज हुए, है ना? आप उसके अराउंड स्टोरी बना रहे हो कि ऐसे ऐसे हमने ये कर दिया और हम बहुत ये है वो है। अरे भैया, इंडिया की जीडीपी को पॉपुलेशन से भी तो डिवाइड कर लिया करो। सही बात इतना है। तो शर्म करो यार। सिर्फ जीडीपी नहीं, जीडीपी पर कैपिटा पे भी तो आओ। नहीं, सिर्फ जीडीपी नहीं, जीडीपी तो कुछ है ही नहीं ना। जीडीपी क्या मायने रखती है? अगर आपकी पॉपुलेशन 150 करोड़ है तो उसको वो क्या फैक्टर इन नहीं करोगे क्या? सही बात है। इट इज सो गंदा फिगर बेसिकली। तो अगर आप ये फिगर लो तो दैट इज द ट्रू फिगर ना। हमारे डेवलपमेंट का, हमारा जो देश है उसका जो एक्चुअल इकोनॉमिक सेंस अगर कुछ बनता है तो वो पर कैपिटा इनकम बनती है ना, एवरेज इनकम बन सकती है ना। बिल्कुल। इट कैन बी टोटल। क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या 150 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय छोटा नंबर, हाउ कैन इट बी इक्वल टू 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय बिग नंबर? बिल्कुल। वहां वो वो जो इंडिया और जापान वाला कंपैरिजन होता है, बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल सर, कि हमने बहुत सारी बातें करी ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी चीज़ों के ऊपर। अब एक अगर कोई 10th का स्टूडेंट है, तो वो अभी जो 10th के स्टूडेंट्स आ रहे हैं 11th में, उनको शुरू से जैसा आपने बताया कि वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी चैप्टर पढ़ो आप उसको इन डेप्थ पढ़ो, मेंस के भी सवाल लगाओ, एडवांस के भी सवाल लगाओ, कुछ कुछ उस चैप्टर के, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ आपने किस लेवल पे पढ़ा है उस चीज़ को। अगला सवाल ये होने वाला है, कई सारे बच्चे ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने चीज़ बनाई हुई थी इसीलिए, और वो है ये कि कई सारे बच्चों, वैसे एग्जाम्पल लिया मैंने भोंदू बॉय, तो कई सारे बच्चों का क्या होता है कि 10th में बड़ा एक्साइटमेंट होता है, ग्राफ बड़ा ऊपर जाता है ना, एक्साइटमेंट का ग्राफ। 11th के बाद ये चीज़ जो होती है, और फिर रैंक भी खराब होती है ओवरऑल। कई सारे वीडियोस भी सर मार्केट में हैं कि 11th बर्बाद हो गई अब क्या करें, ये हो गई अब क्या करें, वो हो गया अब क्या करें। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि क्यों 11th बर्बाद होती है, और कोई 3 या 4 चीज़ें जो एक स्टूडेंट अगर डे 1 से इनकॉर्पोरेट करता है अपने रूटीन में, तो उसकी 11th कोई बर्बाद नहीं कर सकता? देखो, वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 11th बर्बाद हो गई है ना? होती नहीं है। उसका कारण ये आईआईटी इज सच अ टफ एग्जाम कि इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग में जो इजी पेपर ले रहे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर तक 11वीं कक्षा के अंदर डिफिकल्ट पेपर अपना आईआईटी के अपना रंग रूप पे आ जाते हैं कि अब तो आईआईटी कराना ही इनको, आईआईटी की प्रिपरेशन की फीस ली है। तो सितंबर अक्टूबर तक रियल आईआईटी एडवांस का मॉक टेस्ट होता है जिसमें बच्चों को लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो भाई वैसे भी कुछ खास उखाड़ने की जरूरत है नहीं। आपको 360 में से 100 नंबर लाने हैं, मात्र 100 नंबर आउट ऑफ 360, व्हिच मेक्स इट इवन लेस देन कितना 30% से भी कम। तो इतना, और 11th का बच्चा अभी ताजा 10th से निकला है, वो 95 के नीचे बात ही नहीं करता। मेरी 10th की परसेंटेज, वुड यू लाइक टू हैव द प्लेजर ऑफ आस्किंग मी माय परसेंटेज इन क्लास 10th? बिल्कुल सर, बताओ, पूछो। What were your percentage in 10th? मेरा 76.6% था 10th क्लास में। अगर आज मैं किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा हो, चाहे वो मोटिवेटेड हो, चाहे ना भी हो, वो बोलेगा सर मेरा तो 95 है, तो सर आप मुझे क्या ही पढ़ा पाओगे? तो थिंग्स चेंज, चीजें अलग है ना, सिचुएशन अलग है। तो 11th के बच्चे को मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि डे 1 से
डे वन से ऐसे पढ़ो कि आईआईटी का एग्जाम बस 4 दिन बाद है। जैसे तुम्हारे 10th बोर्ड से पहले तुम सुबह शाम रात एक कर देते हो, तो बिल्कुल वैसे ही मानो कि बस कल ही एग्जाम है, पूरा पढ़ो, बिल्कुल। जितना पढ़ना है पढ़ लो, कुछ भी मत छोड़ो। और तब कहीं जाकर के तुम देखोगे कि तुम कुछ खास नहीं उखाड़ पाए हो मॉक टेस्ट के अंदर 1 महीने बाद वाले में। उसका कारण ये कि 10th क्लास तक का कंटेंट मेरे भाई बहुत इजी होता है, 11th का बहुत डिफिकल्ट होता है रिलेटिव टर्म्स में। बहुत बड़ी जंप है वो। बहुत बड़ी जंप है और इसके लिए मतलब बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। खैर, तो आप अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने मतलब पंगा ले ही लिया है, तो एक घूसा तो कड़क मारना भाई। बिल्कुल। और वो घूसा तो डे वन से ही कड़क मारना है। वो अगर उसमें लेट कर दिया तो वो हावी हो जाएगा, फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो डीमोटिवेट ना हो, इससे पहले आप कंसिस्टेंट 5-8 आवर्स तो पढ़ने लग जाओ। 5-8 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के। क्लास का टाइम होगा आपका 3 घंटे का, तो आप 10 घंटे टाइप्स तो आप मान लो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो कुछ होगा, मतलब हाँ, तो कुछ चांसेस बनेंगे आपके। चांसेस बनेंगे। इफ यू डोंट डू दैट, देयर इज नो चांस। ट्रू। सर 11th में ना कई सारे बच्चों के बैकलॉग्स बन जाते हैं, तो उसके लिए भी वही से चीज़ है कि यार डे वन से पढ़ोगे ऐसा मान के कि कल परसों एग्जाम है, तो ही बैकलॉग्स नहीं बनेंगे, अदरवाइज सिलेबस इज मैसिव एंड यू विल हैव टू फेस। बैकलॉग को कवर करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बनाना जरूरी है। तो मान लो बैकलॉग हो गया, तो अब कितना बैकलॉग हो गया, बोले कि सब कुछ ही बैकलॉग है, तो फिर तो भाई मैं ही हाथ जोड़ लूं है। और अगर मान लो कोई बच्चा बोल रहा है कि वो 3-4 चैप्टर हैं यहाँ पर और वहां 3-4, यहाँ 3-4, तो बच्चे के साथ बैठना पड़ता है थोड़ा। अभी 12th क्लास के जो टॉपिक आ रहे हैं उनके प्री रिक्विजिट क्या है, उनको पहले सॉर्ट आउट कर लें। उनकी केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन कंप्लीट कर ले तो भी चलेगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसमें एडवांस लेवल तक प्रोसीड करें, है ना। देखो, हर कोई अप टू डेट नहीं रख पाता, क्योंकि एग्जाम में भी डिफरेंट क्वेश्चन आता है मॉक के अंदर, वो भी नहीं हो पाते, जबकि आप खुद सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन लगा चुके हो, तब भी जेईई एडवांस का मॉक टेस्ट में पूरा नहीं आ पाता। ठीक है, तो वो भी एक लर्निंग लेसन होता है कि मुझे जल्दी भी करना है, तो वो साथ साथ चलता है। ठीक है, रिवीजन भी साथ साथ चलता है, और ये सब बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आपको करना होगा। लेकिन आप बोलो कि बैकलॉग भी कवर करना है और मैं पढ़ूंगा भी नहीं, है ना, वो मत करना। फिर एक और राय मैं बच्चों को देता हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। फॉर सम टाइम फॉरगेट कि आपका कुछ बैकलॉग है। अभी 12th का जो करंट चल रहा है, वो शोल्डर पे कंधे भाई अच्छे चोके झुक जाते हैं कंधे। ठीक है, तो 12th का जो सिलेबस है भारी है, साथ साथ 12th के एग्जाम भी देना, बोर्ड के टर्म टेस्ट जो होते हैं स्कूल के अंदर, प्लीज डोंट स्किप दैट। तो जब 3-4 महीने में अच्छा मोमेंटम बन जाए और गर्मी की छुट्टियां आ जाए, जब आपके पास टाइम हो, उखाड़ फेंको। फिर आप बस फिर मत रुकना, सर्राटे दे, फिर आप खत्म कर दो। और फिर और भी जब छोटे मोटे पॉकेट आते रहते हैं बीच बीच में छुट्टियों के ना, वहां निपटाओ। मींस जैसे मैंने भी सर अपने चैनल पढ़ ले सीनियर्स पे मैं बच्चों को गाइड करता रहता हूँ, तो वहां भी मैंने एक 7 डेज का ऐसे प्लान दिया था कि यार तुम क्या करो, बैकलॉग के लिए 7 दिन का अगर कोई प्लान हो, सैटरडे संडे जब आपकी कोचिंग ऑफ हो उस दिन बैठ के देख डालो जो बैकलॉग है, और डिवाइड कर लो कि हाँ टॉपिक 1 2 3 4 5 है, तो अगले 5 वर्किंग डेज पे जो आप कोचिंग में करंट टॉपिक पढ़ रहे होगे, 1 घंटा 2 घंटा जो भी निकालना है निकाल कर टॉपिक्स कर लोगे, ताकि जो खाली टाइम मिला उसमें आपने चैप्टर निपटा लिया जो भी प्री रिक्विजिट है, एंड देन आप धीरे धीरे डिवाइड करके कर लो। डिवाइड करके और धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में ये सेट करना कि भाई तू बैकलॉग अपना नवंबर तक भी कंप्लीट करेगा तो चलेगा। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका कोई रोल नहीं है, दे डोंट फॉर्म अ प्रीरिक्विजिट फॉर एनी चैप्टर, यू कैन फिनिश दोस चैप्टर्स टिल नवंबर, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। दिवाली नहीं पटाखे चलाऊंगा 4 दिन, अरे भैया फिर अलग सीन है ना। मैंने सर इसीलिए अपनी टीम के साथ मिलकर ना एक प्री रिक्विजिट्स का एक पूरा पीडीएफ बना दिया है। अच्छा, सही है कि 11th के टॉपिक्स 12th के टॉपिक्स कि ये तो कर ही लेना, अगर बैकलॉग्स में ये आते हैं ये नहीं एलिमिनेट कर सकते, ये नहीं इग्नोर कर सकते। नाउ व्हाट शुड बी द आइडियल शेड्यूल ऑफ अ एस्पिरेंट, कि यार शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है बच्चे पे कि वो कोचिंग कितने घंटे जा रहा है कितने घंटे नहीं जा रहा है। इसके अराउंड हमने सर काफी बातें कर ली है। एक मैं पूछना चाहूंगा कि जो आप जिस पे फोकस भी कर रहे हो बार बार, व्हाट मैटर्स मोर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढेर सारे करना या डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस कम भी करो, अलग अलग टाइपोलॉजी के डेप्थ वाले क्वेश्चंस करो। तो बंसल क्लासेस से बताता हूँ मैं। बंसल क्लासेस और करियर पॉइंट में भी था मैं 2007 में। तो करियर पॉइंट पे आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ बुक कॉल्ड प्रिलिप। ओके। और बंसल में एसए लोनी, ट्रिग्नोमेट्री, एसए लोनी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फ्यू अदर बुक्स। तो वहां पर फंडा ये था कि एसए लोनी का क्वेश्चन इतना छोटा होता है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है, वो आपको 10th के एनसीईआरटी मिल जाएगा। व्हाई शुड वी डू दैट? उसका रीजन ये है कि जब आप 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका स्क्वायर करते हो
और वहां दूसरी जगह भी y1 माइनस y2 का स्क्वायर करते हो, तो आपको ये आइडिया लगने लगता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, 3 4 5 6 8 10 15 8 17 एंड 49 एंड 41। तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है। तो शुरुआत के अंदर स्टार्ट स्मॉल विद अ लिटिल क्वेश्चन, ठीक है, और जब लिटिल क्वेश्चन आपका हो गया एंड यू हैव डन प्लेंटी ऑफ देम, नाउ द फॉर्मूला इज सेट इन योर ब्रेन एंड व्हाटएवर कैलकुलेशंस आर कमिंग एवरी नाउ एंड देन, वो बिल्कुल फास्ट हो गए, अल्ट्रा फास्ट। तो देन यू आर रेडी फॉर मीडियम लेवल क्वेश्चंस या आईआईटी मेन लेवल क्वेश्चंस, जिसमें कि 2-3 स्टेप लगेंगे। 2-3 स्टेप के अंदर वो क्वेश्चन हो जाता है ना? कई लेंथी भी आते हैं, थोड़ा हो सकता है मेन लेवल थोड़ा टाइम बाद आए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन के केस में, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस करने से मोरल बूस्ट होता है, बिल्कुल हिम्मत आती है, मैं कर सकता हूँ, और वो मोरल भी ग्रो करना चाहिए। तो आपका मोरल बूस्ट हो गया, अब आप थोड़ा एंथू में हो, आप इतना जल्दी आप ब्रेक नहीं हो गए, अगर एक दो सवाल अटक गए, देन यू कम टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस, है ना, इजी मीडियम डिफिकल्ट, एंड देन व्हेन यू हैव डन मीडियम लेवल क्वेश्चंस, वहां एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, यार ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। इजी तो क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, वो तो फटाक से होता है, लेकिन मीडियम लेवल में आप अटकते हो हल्का हल्का, है ना, फिर आपको लगता है कि एक बार नोट्स देखने पड़ेंगे, एक बार दोबारा कुछ देखना पड़ेगा, मोर प्रैक्टिस, फिर आगे बढ़ता है चैप्टर। फिर जब एडवांस का क्वेश्चन आता है ना, तो आप थोड़े सावधान हो जाते हो। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू डू अ क्वेश्चन। सीरियसली एडवांस का क्वेश्चन है, 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है, लेकिन क्योंकि आप मीडियम करके आ चुके हो, गलतियां पता है, तो एडवांस के भी कई सारे क्वेश्चंस आप जल्दी कर सकते हो। लेकिन जब रियल थिंकिंग जो डेवलप होने की बात आती है, तो देन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम टू few questions. Okay. When you are done with that, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, you know almost everything. अब फिर क्वेश्चन टाइप पे बात आ जाएगी। बिल्कुल। तो सर मतलब एक ग्रेजुएशन भी होना चाहिए क्वेश्चंस में ऑब्वियसली, और ग्रेजुएशन वहां तक पहुंचना जरूरी है, उस लेवल तक, राइट, एडवांस लेवल तक, राइट। अगर आपका 10th बहुत अच्छा है, 10th में आपने आईटी की प्रिपरेशन करी काफी, 9th में भी करी, तो देन 11th में आकर के आपको काफी चीजें पता भी होती है, जैसे क्वाड्रेटिक है आपका, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स का भी आइडिया दे देते हैं हम लोग 9th 10th के अंदर, अगर बच्चा को मैं पढ़ा रहा होता, और यू नो लाइन के बारे में आइडिया होता है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसको पता है। तो 11th वाले के लिए जो बिल्कुल न्यू कमर है, नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए जो बेसिक है, 9-10 में अगर आईटी का प्रिपरेशन किया तो उसके लिए तो बेसिक भी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। कई बार ये भी कंपैरिजन बच्चा करता है कि सर उसने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर ली, सर उसने पहले कर लिया, सर चीटिंग है, सर मेरे साथ में तो अभी भी आया। अरे अभी भी आया तो करना सियाने, सही बात है, टक्कर दे उसको अच्छे से, है ऐसा टक्कर दे, लगे उसे ट्रक ने ठोका है। बिल्कुल, मतलब एक बार डिसीजन ले लिया, नाउ मेक योर डिसीजन राइट, है ना, राइट रॉन्ग तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, अगला सवाल जो इसी बेसिस पर है, जो हमने अभी डिस्कशन किया जस्ट क्वेश्चंस वाली चीज पर, व्हाट वुड यू से कि एक बुक्स ज्यादा बेटर चीज है, जैसे बहुत सारी बुक्स पॉपुलर मार्केट में, वो बच्चा अलग अलग कलेक्ट कर ले, या फिर जो भी कोचिंग में उसको मॉड्यूल्स मिल रही हैं, जो भी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट में वो है, उसकी मॉड्यूल्स पर ही पूरी जान लगा दे? देखो, अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर ही लियो, ठीक है, अगर आपने किया भी है तो कोई गलत डिसीजन नहीं है, बहुत अच्छा डिसीजन है। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर जो ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मतलब चलाते हैं, और उनका खुद का मॉड्यूल है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, बहुत सॉर्टेड है बेसिकली। तो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया, फिर तो ना इधर देखो ना उधर देखो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उसी जगह पर स्टिक करके रहो, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। जैसे मेरे केस में मैंने 1-2 बच्चों की बात सुन के मॉरिशियन बर्ड ले ली, मेरे किसी काम की नहीं थी, तो इट्स अ गुड बुक बट नॉट वेरी यूज्ड टू मी, मेरा तो उसमें टाइम वेस्ट ही हुआ। मैंने एक और बुक ले ली, जेडी ली, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा, कहाँ पर नहीं होगा। तो अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया, मॉड्यूल्स खत्म करो, उसके बाद कुछ बातें करना, और मॉड्यूल में बता रहा हूँ मेरे भाई, वही फिनिश नहीं होता। सही बात है। अब आपका दूसरा एक और पॉइंट था कुछ सर? दूसरा पॉइंट ये था कि बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, है ना? हाँ, बुक्स पे आने की जरूरत क्या, अगर आपके कोचिंग में मॉड्यूल मिल रहे हैं तो वहीं पर सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी होते हैं, वहीं पर अनसॉल्व्ड भी होते हैं, वहीं पर आईआईटी मेन, आईआईटी एडवांस, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, न्यूमेरिकल टाइप, मैच द कॉलम, जो चाहिए सब मिलेगा, स्टेम क्वेश्चन, मल्टीपल मैच, सब मिल जाता है मॉड्यूल्स में। अगर नहीं मिल रहा तो फिर दिक्कत है, देयर इज अ प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर गुड, उनमें नहीं होता है। बिल्कुल। अब बुक्स पे आते हैं, तो बुक्स तक तो वैसे बच्चा पहुंच नहीं पाता, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स जो बच्चे मॉड्यूल पूरा कर लेते हैं वो अच्छे बैच में होते हैं, उनको अलग से डीपीपी टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं, तो उस तरह से वहां एंगेज हो जाते हैं, उसका डिस्कशन भी होता है, तो एंगेज बच्चा फुल है, तो बुक्स तक तो बात पहुंचती नहीं।
लेकिन अगर आप वो करना भी चाहते हो, हम्म। मान लो आप करना चाहते हो, यू हैव टाइम, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आईआईटी मेन के 2-3 साल के सवाल करते हुए चलो, ठीक है। 2 साल में आपने 40 पेपर कर ली, 40 पेपर बहुत बड़ी बात होती है। और आईआईटी एडवांस के 20-25 साल के सवाल कर लो। 25 साल के भी अगर आप कर पा रहे हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो 50 साल के निपटा दो। पर इससे ट्रैक मत भटकाओ, क्योंकि वो क्वेश्चंस हो सकता है आईआईटी रेलेवेंट ही नहीं हो। बिल्कुल। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत जबरदस्ती के क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं, नॉट नीडेड, नॉट आईआईटी रेलेवेंट बेसिकली। बिल्कुल। वो बच्चे को लगता है, लेकिन वो हो सकता है ओलंपियाड वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। पर उसमें आईआईटी में आया हुआ होना चाहिए। तो ओलंपियाड का अगर मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ, मैं कराता हूँ, बट वो आईआईटी में आया हुआ होता है। करेक्ट। तो मीन्स अगर जो बच्चे को वो चैलेंज चाहिए भी, पहले आईआईटी क्लियर कर लो, पहले रेलेवेंट चीजें करके, उसके बाद आप एज अ हॉबी जो करो। चाहे करना हो, जो चाहे करो। बिल्कुल। तो सर इसके बाद अब हम बिल्कुल पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक मिथ वर्सेस रियलिटी वाला डिस्कशन एक कर लेते हैं, है ना। मैं कुछ बोलूंगा चीजें, आप बताना वो मिथ है या रियलिटी है। सबसे पहला, ओनली टॉपर्स कैन क्रैक आईआईटी, जैसा हमने कोटा फैक्ट्री वगैरह के इंट्रो में कहीं कहीं देखा है, प्रोमो वगैरह में, कि यार जो हर तुम्हारे क्लास का एक टॉपर है, अगर वो सारे टॉपर्स भी compete करें तो भी सबका नहीं होगा। तो उस फैक्टर पे क्या बोलना है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो बहुत स्मार्ट इनफ नहीं होते हैं डे वन से, जिनका हुआ। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक फ्लॉ है बेसिकली। Okay. आप थोड़ा तसल्ली से समझो, आप बिल्कुल। वैसे तुरंत ही समझ जाओगे, है ना। आपका जो 10th क्लास का जो मार्क्स होता है ना, तो टिल 10th यू आर अ टॉपर इफ यू हैव डन गुड इन सोशल साइंस, आपका इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, 5 सब्जेक्ट है। 500 में से आता है सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट। नाउ इमेजिन एक स्टूडेंट का 76.6% आया, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे से झांक करके देखोगे मेरी 10th की मार्कशीट में, तो वहां पर 97 लिखा हुआ है मैथ्स में। ओके। हाँ, और 12th में भी ऐसे ही है। 12th में 74% थी, 74.4। आज के मुताबिक तो आई वाज नॉट अलाउड टू इवन सिट इन आईआईटी का एग्जाम, बिकॉज 75 तो परसेंटाइल वगैरह चक्कर है, मैं तो बैठ ही नहीं सकता था। लेकिन उस टाइम पे 74.4 रिस्पेक्टेबल था। और अगेन इस मार्कशीट, 12th की मार्कशीट में भी झांक के देखोगे तो 97 है आउट ऑफ 100। फिर मैंने एनटीसी भी क्लियर कर रखा है। तो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है ना, वो लोगों को बहका देती है कि बच्चा जो है वो किसमें अच्छा है, किसमें नहीं है। प्लस अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले एनसीईआरटी की जो मैथ्स की किताब थी, वो 360 पन्ने की थी, वो 250-260 पन्नों की हो गई है। और उसमें भी जैसे एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 है, 4th एक्सरसाइज हटा दी, यानी कि सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट दैट इज रिमूव्ड। गॉड डैम इट, क्या कर रहे हो तुम? मतलब बच्चे को कुछ भी आइडिया नहीं है वो 10th क्लास में वो कैसा है। सही बात है। और एकदम से आप आईआईटी की प्रिपरेशन करा रहे हो, तो जो आपका जो नोशन है ना कि बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छा है, आईआईटी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो नोशन ही खराब है ना। तो द बेसिस, द एंटायर बेसिस कि बच्चा अच्छा है और आईआईटी की प्रिपरेशन करे कि नहीं करे, बेस ही खराब, जिस पे जज कर रहा वो खराब है। उसका ये देखो कि वो कितना लाइक करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को, कितना एंजॉय करता है। दैट वुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि ही शुड गो फॉर प्रिपेयरिंग और नॉट। आपका सोशल साइंस का मार्क्स से क्या लेना देना? बिल्कुल। आपका हिंदी का, इंग्लिश का, क्योंकि सर ओवरऑल जो परसेंटेज बनती है 10th की, तो सबकी बेसिस पे बनती है। तो मतलब आपको जो सब्जेक्ट आपको नीडेड है टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम, उसके हिसाब से जज कर लो, वो बेटर मैट्रिक है। तो ऑन दैट बेसिस ऑब्वियसली सिर्फ 10th टॉपर्स ऐसा करेंगे, वो तो बिल्कुल बेसलेस स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट इज कि ड्रॉपर्स के पास एक एडवांटेज होता है, ऐसा है क्या? ये मिथ है या रियलिटी? नहीं, ये रियलिटी एक्चुअली ड्रॉपर्स के पास एडवांटेज होता है, क्योंकि ड्रॉपर ने भले ही कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो, कम पढ़ रखा हो 11th-12th में, बोर्ड में अच्छा परसेंटेज हो तो पढ़ ही रखा होगा, है ना। तो उसके पास हेडेक नहीं होता। जैसे स्कूल में जाना है, अटेंडेंस 75%, 80% होनी चाहिए, तभी आपको स्कूल में प्री बोर्ड में बैठने देंगे, बोर्ड में बैठने देंगे। तो वो सब टंटा खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल। तो उस सेंस में ही इज मोर रिलीव्ड एज कंपेयर टू अ 12th क्लास का बच्चा, है ना। लेकिन अगर एक 11th और 12th में डमी वाला बच्चा है, उसके कंपैरिजन में देखें तो, क्योंकि साल 2 है, बिल्कुल 11th वाले के पास 2 साल है, तो वो ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में। तो 12th के कंपैरिजन में रिपीटर ज्यादा एडवांटेजेस है। अगर प्योर 11th और प्योर ड्रॉपर मतलब कि उसने आईआईटी में भी कोई रैंक नहीं आया उसका, ठीक है ना, प्रिपरेशन भी उसकी बोर्ड लेवल है और बोर्ड में भी हल्का ही है मामला, तो 11th वाला ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में है एज कंपेयर टू रिपीटर, बिकॉज रनवे इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो लर्निंग्स करने के लिए, मिस्टेक करने के लिए, सही करने के लिए, मिस्टेक करने के लिए हैज लॉट ऑफ प्लेग्राउंड टू बिल्कुल कमिट मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम देम। बिल्कुल। एंड सर नेक्स्ट इज कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पार्शियलिटी होती है शिफ्ट वाइज, कोई शिफ्ट बहुत टफ आ गया, कोई शिफ्ट नहीं आया। यार इतने सारे सच एक साथ ही भूलवा लो। पार्शियलिटी तो है, लेकिन अगेन जिस बच्चे का चेज अगर अंडर 10,000 रैंक है,
उसके साथ दिक्कत नहीं है। अच्छा पार्शियलिटी वहां आ जाती है जहां पर रैंक लो है ना, वहां पर मुझे लगता है कि कंपैरिजन ड्रॉ कर पाना इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल। भाई बिल्कुल डेटा सेट इनफाइनाइट तो है नहीं, हम्म डेटा सेट फाइनाइट होता है ना, तो वहां पर कंपैरिजन ड्रॉ करना मुश्किल है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ तो बहुत, ये भी इनफाइनाइट डेटा, ये भी इनफाइनाइट डेटा, 10 सही डेटा बात है इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, तो देन यू कैन परसेंटेज पे बिल्कुल आप सही से आप बैठ जाओगे। पर अगर आपका डेटा सेट फाइनाइट है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो फिर आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो मेरे भाई? ठीक है ना, आपकी कुछ अजम्पशंस होंगी, हाँ समझे आप, कुछ अजम्पशंस होंगी, बेसिस दैट यू आर justifying your result, your comparison, but that can't be वो बस सिर्फ प्री वो अजम्पशंस ही प्री है assumptions के बेसिस पर यू कैन जस्टिफाई कि हाँ ऐसा हमने माना। जैसे कैट में होता है, कई सारे बच्चों को फर्स्ट रैंक दे देते हैं, अच्छा तो 100% एरर एक नहीं होता, कई होते हैं, ठीक है। नाउ रिमेनिंग रैंक्स आर डिसाइडेड बेसिस की इन बच्चों को 100% दे दिया अपन ने, या इस मार्क्स पे 100% आया, ओके तो ठीक है, चलता है, उनका अजम्पशन है ना। तो ऐसे मेरे को लगता है बोर्ड, ये 10th का, सॉरी आईआईटी का एग्जाम जो है ना, इसमें ये थोड़ा गलत गड़बड़ है, मतलब मामला। द नेक्स्ट इज वेरी बिग मिथ जो कि मार्केट में फैली है कि वन शॉट्स आर इनफ टू क्रैक एडवांस्ड। नहीं, वन शॉट एडवांस के मेन भी क्रैक नहीं होगा बेटा, ठीक है। वन शॉट ठीक है ना, देखो अभी मैं खुद ही देख रहा था, एक 11th to 12th मूविंग का मैं वन शॉट देख रहा था, उसमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू वही 9th का घिसा पिटा फॉर्मूला वापस आप बता रहे हो। सही बात ये इससे क्या सीखोगे आप, है ना? तो सीखना जो है वो वीडियो देख करके तो नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करके होता है, और वो भी अच्छे क्वेश्चंस। ये फॉर्मूला सबको आता है, जिसने भी 9th-10th किया है उसने ये फॉर्मूला देख रखा है, यूरोस फॉर्मूला सबको आता है। पर उससे रिलेटेड एक अच्छा सवाल जो आईआईटी मेन का ठीक ठाक सवाल हो, आईआईटी मेन में सिलेक्शन के लिए आपको मैथ्स का 1 घंटा यूज करके आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन भी कितने ही लोग कर पाते हैं, बहुत कम। वाई? वन शॉट ही देखे जा रहा है। अरे सॉल्व कर भाई, इसको पॉज कर फिर सॉल्व कर। और वन शॉट क्यों? वन शॉट तो रिवीजन के काम है ना। सही बात है। रिवीजन के लिए आपके पास पहले से ही मैं ब्रह्मास्त्र देता हूँ एक, है ना। ब्रह्मास्त्र में मेन और एडवांस दोनों के क्वेश्चन है, वो कर लोगे, आपका पूरा चैप्टर सॉर्टेड है। ओके की कॉन्सेप्ट भी होते हैं उसमें। आपका खुद का बनाया हुआ स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि समराइज आपको खुद को करना है, ताकि एग्जाम टाइम पे आप बहुत छोटे तादाद के फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस को लेके जाके आप जल्दी से एग्जाम दे पाओ। हाँ, सिलेबस इतना वाइड, यू कांट गो बैक टू योर क्लास की जो नोट्स आपने बनाए, उससे थोड़ा ना होगा, तो बहुत बड़ा है, नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप रखो। तो क्यों जा रहे हो आप वन शॉट देखने? सही बात है। आपका अगर वो क्वेश्चन सेट रेडी है फॉर रिवीजन पर्पस, तो एक वन लाइनर ये सेट कर लो दिमाग में कि जब तक मेरे को एक्चुअल में नीड नहीं होगी, मैं लेक्चर खोलूंगा ही नहीं कोई सा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, वेक्टर का वन शॉट 8 घंटे का हो सकता है क्या? हाँ। जरूरत ही नहीं। आपको वेक्टर पढ़ने के लिए 16, 17, 20 क्वेश्चन में आपका वेक्टर निपटता है। इससे ज्यादा आप कर रहे हो तो आपको फिर चैप्टर ही पढ़ना है, फिर आपको बड़े साहब के पास जाना पड़ेगा। अभी आपका छोटे साहब रेडी है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बताया ना, तो उससे आपका काम हो जाता है। फॉर्मूले याद आ जाते हैं, फॉर्मूले वहां पर है भी, है ना। तो सवाल कर मेरे भाई, सवाल कर, सवाल से अपने आप ये जग जाता है। क्योंकि सर वही जो एक लाइन है धुरंधर वाले को अगर मैं मॉडिफाई करूं कि आईआईटी में जाने का तेरा मुस्तकबिल वेटेज डिसाइड करेगा। वेटेज, यार जिस पे तुम इतना फोकस कर रहे हो 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे जो भी, वो वेटेज कितनी रखता है, जो सर आप मुझे बता भी रहे थे अभी बाहर की वेटेज वाइज जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स। एंड नेक्स्ट इज अबाउट कि जो भी कोई ऐसे बच्चे की जर्नी हो सर जो थोड़ी अलग हो और इंस्पायरिंग हो, मतलब जो है ना कि वो एकदम वो वाली जर्नी ना हो कि हर जगह टॉपर, एनटीएससी में टॉपर, ये टॉपर वो टॉपर, फिर वो रैंक निकल आता है। ऐसा कोई जैसा डिफिकल्टी फेस की अपनी जर्नी में कोई बच्चा? बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं, कोटा में बहुत सारे अभी एडटेक कंपनीज और फाउंडर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, दे वर इन कोटा। तो मैं एक की जर्नी सुन रहा था, तो बता रहे थे कि मैं तो वहां पर गेम्स खेलता था, साइबर कैफे वगैरह का कल्चर था उस टाइम पे, ये करता था वो करता था, क्लास अटेंड किया, होमवर्क नहीं किया। ये नॉर्मल ट्रेंड रहा है कोटा के अंदर, क्योंकि अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाती है पेरेंट्स के पास, तो अटेंडेंस बच्चा पूरी रखता है, और क्लास में टीचर जो है बच्चे को अलाउ ही नहीं करता कि तू होमवर्क मतलब नोट्स कॉपी नहीं करे, नोट्स को कॉपी कर रहा है। तो इससे क्या है, वो थोड़ा बहुत जानता समझता है चीजें, लेकिन लंबे टाइम तक हार्डवर्क या होमवर्क नहीं किया उसने, तो वो अगर वो कर ले,
ठीक है, तो देर में भी स्टार्ट करें तो चल जाता है। तो ऐसा एक बच्चा था, उसके भैया 18 थे और वो कोटा आया, अच्छी फैमिली से था। मैं बंसल क्लास में उस टाइम पे, मैं रैंडमली उसकी कॉपी मैंने झपट्टा मारा, मैंने कॉपी उठाई, मैंने कहा होमवर्क देखो, खड़े हो जाओ, होमवर्क देखो। तो रोने लगा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, वहाँ स्टाफ रूम में जाके बैठो और मैं आता हूँ। उसको बोला स्टाफ रूम में बिठा दिया, क्लास खत्म, फिर मैं गया स्टाफ रूम। तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाई आर यू क्राइंग? मैं तो बस पूछ रहा था कि होमवर्क किया नहीं किया, रोने क्या बात है? तो उसने बोला सर मेरे भैया IIT है और मैं भी IIT करना चाहता हूँ, कोटा आया, लेकिन मैं गलत कंपेनियनशिप की वजह से आई एम नॉट डूइंग होमवर्क फॉर सम टाइम नाउ, क्वाइट सम टाइम नाउ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। दिस वाज हिज 11th, बट सी IIT का सिलेबस बहुत ज्यादा है, थोड़ा पेस चलता है। बंसल सर तो बिल्कुल टेस्ट पेपर में ये आएगा, खत्म करा देना, टेस्ट पेपर में ये आएगा, यहाँ तक हो जाना चाहिए सबका, चाहे आपको एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े चाहे कुछ करनी पड़े। मैंने 15 अगस्त को भी बंसल क्लास में एक्स्ट्रा क्लास करके कराया है, ताकि फास्ट नो कंटेंट पूरा जाए, जितना बच्चों को समझ में आ रहा है उस स्पीड से। तो ये जो बच्चा था, इसको मैंने बोला कि फ्लोर इंचार्ज को बुलाया, मैंने बोला कि इसके साथ जाओ और थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, होमवर्क का देखो इसका है, 4-5 दिन बाद इसका होमवर्क चेक करना, इसने किया नहीं किया। बच्चा चला गया और 7 दिन बाद 10 दिन बाद होमवर्क वगैरह चेक करते रहे। और 12th में गया, वो बंसल क्लासेस में था 12th में, ही डिड गुड, ठीक है, डिड गुड। और ऐसे बहुत टर्न अराउंड स्टोरीज हैं। बस हम तो बस वेट कर रहे होते हैं टीचर तो, कि भाई कोई बच्चा आए, अगर उसको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का वो यू नो बैड कंपेनियनशिप में चला गया, तो ही कम्स बैक एंड ही पुट्स इन हिज 100% अपना पूरा डायरेक्शन, डेडिकेशन दे वो, ठीक है, और दोबारा किसी और गलत डायरेक्शन में न चला जाए। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। बच्चा खुद आकर के आपको चीजें बता रहा है कि सर मैंने ये किया, आज मैं इतने घंटे पढ़ा, ऐसे। ये बच्चे की साइड से अगर रेगुलरली आ रहा है तो समझ जाओ कि वो सिलेक्ट हो ही गया, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। एंड सर द नेक्स्ट थिंग इज कि टॉप 3 चीजें, कोई 3 चीजें जो एक जेई एस्पिरेंट को करनी ही चाहिए, मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता डे 1 से, तो 3 चीजें क्या होंगी? मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ आपके लिए कि आपको 1000 रैंक के आसपास चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा धांधू मत करो, ठीक है, बहुत ज्यादा फांपू मत करो, है ना, अपना नॉर्मल रहो बेसिकली, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको नॉर्मल रहना है, ठीक है। आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो भी आपके अंदर, जैसे मैंने कई बच्चों में देखा कि अपने मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं करते, तो मम्मी पापा बोलते हैं सर आप ही की सुनता है ये। कई ऐसे ऑफलाइन में बच्चे देखे मैंने कि सर आप ही की सुनता है, आप बताओ इसको कि ये इतना ना पढ़ा है, पढ़े। कई बार ऐसा होता है बच्चा ज्यादा पढ़ने लगता है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ नहीं अब तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है, इसके बाद डांट करके बोलोगे तभी समझ में आएगा कि मत पढ़ इतना, सोना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इट वोंट वर्क फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ना, वो फैटिग आएगा। एग्जाम टाइम पे अलग तरह से पढ़ना होता है ना, प्रॉपर स्लीप जरूरी है, नींद जरूरी है, मेंटल फिटनेस हेल्थ जरूरी है, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, खाना ठीक से खाना है, खाते टाइम भी पढ़ रहे हो मत करो ऐसा, बिल्कुल खाना है, भोजन को महसूस करो भाई कि आपके अंदर गया, एनर्जी दी उसने। ये बहुत होता है कोटा के अंदर। तो मेरा बस ये रहता है कि बस अच्छे से बच्चे को गाइड कर दो, मम्मी पापा से अच्छे से बात करें, नॉर्मल रहे। सेकंड पार्ट आता है कि आप थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, कि ईमानदार रहो, खुद के साथ ईमानदार रहो, ठीक है। पेरेंट मतलब एक तो अहम हावी मत होने दो कि मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, अरे वो इंटेलिजेंट हो गया भाई, लेकिन तेरे जैसे बहुत इंटेलिजेंट यहाँ पर घूम रहे हैं, सही बात है। वो IIT के बाद ही पता चलेगा कि तू सही में इंटेलिजेंट है। एग्जाम देने से पहले नो, एग्जाम देने के बाद फिर तो आप अखबार में फोटो आ ही जाएगी। बिल्कुल। दूसरा आपका ईमानदार रहना। बच्चे क्या अक्सर थोड़ी बेईमानी कर लेते हैं, पर उस बेईमानी के अंदर भी आपको पेरेंट्स को ईमानदार से बताना है कि देखो ये मक्कारी हो चुकी है, नाउ वी शुड गेट बैक ऑन ट्रैक, बिकॉज सिलेक्शन पूरी फैमिली का होता है। एंड सर ये जो आपने बोला, तो इस पे ना एक मीम भी बड़ा पॉपुलर बनता है कि जो बच्चा आता है यूनिट डायमेंशन देखता है, अरे अब तो IIT दिल्ली जाना है, अब तो कोई नहीं रोक सकता मुझे, और ट्रिपल डिजिट रैंक नहीं मेरी, अब तो डबल डिजिट रैंक आ रही है। लेकिन जैसे ही बेचारा रोटेशनल मोशन पे पहुंचता है, उसको रियलिटी चेक मिल जाता है, फिर कहता है कि यार ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे ही हैं। अच्छा सर, एक चीज जो सपाट, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स का भी बड़ा एक जर्नी है, तो पेरेंट्स कई बार ना फेस करते हैं, कई सारे पेरेंट्स से मैंने भी बात करी जो बच्चे भी 10th से निकल रहे हैं, या जो बच्चे 11th 12th में भी थे हमारे साथ, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कई बार ना
कोचिंग जैसे कुछ प्रॉमिस करती है कि ये टीचर पढ़ाएंगे आपको पूरा, बट वो नहीं पढ़ाए, या मान लो बच्चे को कितना भी वो सर देख ले, मतलब सैंपल लेक्चर या जो भी, कोई ना कोई एक फैकल्टी उसके साथ हो सकता है, फैकल्टी ना अच्छी हो या बच्चा ही ना अच्छा हो या सिनर्जी नहीं मैच कर रही हो, उस केस में वो बच्चा क्या करे? जैसे 3 में या 4 में से 2 टीचर सही मिल गए, कोई एक सब्जेक्ट या एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कुछ भी, उसका कोई टीचर है जिससे बच्चे की वाइब नहीं मैच हो रही है, उस केस में बच्चा ऑनलाइन रेफर करे, क्या करे? एक तो वाइब भाई, एक तो आप ये देख लो कि टीचर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे ना, हाँ, वाइब वाइब हो जाएगी मैच ना, वाइफ के साथ भी नहीं हो पाती है, ठीक है, तुम टीचर के साथ करने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर बीइंग टॉट द राइट क्वेश्चंस, द राइट कंटेंट व्हिच कैन हेल्प यू गेट सिलेक्टेड इन आईआईटी। पहले प्लीज ये इंश्योर कर लो। हाँ, वाइब में ये होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है उसको आप कैसे फील करा पाए, ठीक है, लेकिन मेरे भाई वो फील तो शुरुआत में ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। फिर आते हैं ताबड़तोड़ भोकालिया सवाल, वो सवाल में वो कोई फील काम नहीं आती, ठीक है, देखो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन हो गया, हाँ देखा ना रुक गया ना, फ्रिक्शन हो गया। अब वो फ्रिक्शन का आईआईटी एडवांस का सवाल उठाना, वो तोते उड़ा देगा, काम नहीं करेगा, वो किसी काम नहीं करेंगे। तो वो स्टार्टिंग की जो एक्सपेरिमेंट है ना, यूं उड़ा दिया, गोला आया लौट के मुंह पे नहीं लगा, देखा, मैं जानता हूँ ना फिजिक्स। अब ये आईआईटी एडवांस का कराना जरा, जो यो आया था एक रोटेशन का सवाल, सब रोटेट हो गए, टीचर वीचर सब, एक हफ्ते तक एक इंस्टीट्यूट है उसका सॉल्यूशन तक नहीं आया था। हाँ, वो तो फील तो बहुत अच्छा कराते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं कर पाए वो बच्चे को जानना पड़ता है। वो क्या है, वो जिसका ज्यादा पीआर है उसको उतनी ज्यादा उसकी बातें सच्ची लगती हैं। थोड़ा बच्चा एड्यूटेनमेंट की तरफ बढ़ चुका है और वो कोर चीज भूल जा रहा है। देखो कि उनके क्या आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है क्या यूट्यूब पे, हैं? साफ सीधी बात है, सिंपल। जे एडवांस के क्वेश्चन अगर 20 साल के उन्होंने करा रखे, अगर वो कराते हैं, चेक कर लो। सही बात है, रियलिटी चेक मिल जाएगा। बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी। एंड 2 चीजें तो हमने बात कर ली सर, कि पहला बच्चे को इंडल्ज रहना होगा, ऑनेस्ट रहना होगा खुद से। दूसरा कि यार थोड़ा सा एड्यूटेनमेंट से हटके थोड़ा कोर एजुकेशन पे देखो। टीचर के साथ क्या ही वाइब मैच करोगे तुम, 2 साल रहना है तुम्हें, पढ़ करके निकलो। कॉलेज में किसी और के साथ बढ़िया वाइब मैच करो, ऑपोजिट जेंडर के साथ कॉलेज में करो वाइब मैच। थर्ड कोई चीज सर, जैसे ना एक सवाल मेरा था टेस्ट सीरीज पर, कि टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल, कंपटीशन इज रियली, मतलब वो जो टॉप 1.5-2 लाख बच्चे हैं जो एक्चुअली में आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअली में आईआईटी जाना चाहते हैं, एक्चुअली में अपना जो फैमिली, इफ से कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास, दे वांट टू टेक अ लीप, दे वांट टू गो टू यूएस, दे वांट टू सेटल सम प्लेस, सम नाइस प्लेस अब्रॉड, उनके लिए तो मतलब टेस्ट इज अ मस्ट। कितना सीरियसली लेना है, आई कांट एम्फसाइज मोर, उनको टेस्ट देना ही देना है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो टॉप बैच के बच्चे होते हैं जो 8-9 से पढ़ रहे होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, उनका तो ये मान लो 11 तक आते आते फिर टेस्ट ही होता है, हर हफ्ते डेली टेस्ट होते हैं, छोटे मिनी टेस्ट, मेजर टेस्ट, मिनी टेस्ट, मेजर टेस्ट चलते ही रहते हैं पूरा। तो वो आपको बिल्कुल ही उन क्वेश्चंस को समझना भी जरूरी है जो आप नहीं कर पाए, रिवाइज भी करना जरूरी है, और टेस्ट में परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना जरूरी है। कई बार मेरे भाई ये दिक्कत आती है कि मैं सर 250 नंबर पे अटका हूं आउट ऑफ 300, मैं 270 कैसे करूं? कई बार मेरे को इतना डीप डाइव करना पड़ता है, उसके ओवरऑल पूरा अच्छे से उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ती है, उसके दिमाग को समझना पड़ता है। कई बार तो 3 घंटे साथ बैठना पड़ता है कि हाँ कर, लेट्स स्टार्ट। और फिर केमिस्ट्री में भी मैं रुक जाता हूँ, फिजिक्स में भी रुक जाता हूँ, मुझे मैथ्स वाला पार्ट सॉर्ट आउट करके देना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटोर सच स्टूडेंट, टू टेल देम कि कैसे 250 से 270 करो, क्योंकि वो पहले ही इतना अच्छा कर रहा है, इतना ज्यादा एक्सट्रीमली अच्छा, कि वहां से इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या तो पूरा का पूरा चीजों को चेंज करो, थीम चेंज करो, और बच्चे का बहुत इनपुट लगता है उसके अंदर। बिल्कुल। नाउ सर, एक फाइनल मैसेज आपका हर उस जेई एस्पिरेंट के लिए जो कि मोटिवेटेड तो भी बहुत ज्यादा है, बट उसको एक लंबी जर्नी देखनी है अभी 2 साल की, उसके लिए। तो बच्चों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरा कैट में मैथ्स में 100% आया था। कैट इज ओनली 4 मंथ ड्यूरेशन का प्रिपरेशन, ठीक है, नथिंग बहुत, ये नहीं कहूंगा कि आसान है, पर बहुत सारे एग्जाम्स है इंडिया के अंदर। मेन एग्जाम्स जो 3 एग्जाम्स हैं, अगर आपको किसी को समझना है कि कितना अच्छा वो स्टूडियस है, कितना मेहनत उसने करी है, तो 3 एग्जाम है, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे। आईआईटी, नीट और यूपीएससी, ये 3 एग्जाम है। तो मेरा मैसेज यही है
कि आपको डे 1 से इस तरह से लगना पड़ेगा, इस तरह से आपको डेडिकेटेडली अपनी फैमिली के साथ बैठ करके आप सब चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो, सेट कर सकते हो कि हाँ ये हो पाए। ऐसी आपको एनवायरनमेंट मिले जहां पर आप ये सब चीजें आराम से कर पाओ, है ना, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को अगर आपने, आपकी फैमिली ने बैठ करके एग्जाम की प्रिपरेशन के 11th में आपके आती, पहले 5-7 दिन में अगर सॉर्ट आउट कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले, फिर 3 महीने बाद ही आपको खुद दिख जाएगा आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। विद इन 3 मंथ्स आपका लॉग है, बेसिक मैथ्स हुआ, कंपाउंड एंगल हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, सीक्वेंस सीरीज हुआ। यहां पर डिसाइड हो जाता है, यही हो गया डिसाइड भाई, हो गया। इन 3-4 चैप्टरों ने डिसाइड कर दिया कि आपका आईआईटी में होगा नहीं होगा। इन 4 चैप्टर के बाद एक मॉक टेस्ट बड़े आराम से हर कोचिंग में होता है, पता चल जाएगा। आपका नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नाउ अगेन पुट अ फाइट, डिसेंट फाइट, और चीजें ठीक कर लो। सही बात है। हर 2-3 महीने के गैप के बाद आपको एक आइडिया लेना होता है कि मैं मॉक टेस्ट को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। विद एफर्ट्स, विद कंसिस्टेंसी, विद पेशेंस, यू कैन विन एंड यू विल विन। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ना 10th वालों को सही गाइडेंस मिलना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब जो 10th से बच्चा आ रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन है उसके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है, और हो सकता है अभी भी कुछ कंफ्यूजन बची हो। तो मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट अप्रोच सर का चैनल है, एंड उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप कमेंट्स कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, जो भी आपके डाउट्स हैं, है ना। आई विल रिक्वेस्ट सर, मैं खुद सर से कनेक्टेड हूँ तो मैं बात करूंगा। बाकी सर आप तो बहुत ही पास रहते हैं। अरे ये तो पता ही नहीं था कि नोएडा में एडटेक कंपनीज आर देयर, बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं, और मतलब आप भी बहुत पास रहते हैं। हमारे काफी लोग आप ही की तरफ रहते हैं, जो गांव साइड से हैं, और मेरी वाइफ की साइड से हैं, ससुराल पक्ष, वहाँ काफी आपके आसपास ही रहते हैं, तो मेरा चक्कर लगता है वहाँ पर काफी। अच्छा, तो बस मिलेंगे सर किसी और दिन, एक और कॉफी पे। श्योर। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू परले अक्षय आल्सो। ही इज सच अ चार्मिंग किड, मतलब किडी बोलूंगा मैं तो, बहुत एज में हाफ के आसपास ही है, तो प्लीज सब्सक्राइब। बहुत ही बढ़िया बंदा, एक नंबर बंदा, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड अब जाते जाते मैं वही बोलूंगा तुम्हें यार, कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें चीजें बताई है, सब कुछ करी है। लास्ट में सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है, लास्ट में तुम्हारे हाथ में जो है मैं वही बोलूंगा करने को। तो डेफिनेटली लास्ट में चैनल सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन ऑन करके कुछ भी मिस ना हो, एंड देन जा पढ़ ले।